पार्ट सेकंड, होमोड्यूस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टुमारो। चैप्टर 3, द ह्यूमन स्पार्क। हमें कोई शक नहीं है कि होमो सैपियंस दुनिया की सबसे पावरफुल स्पीसीज है। हम ह्यूमंस ये भी मानते हैं कि हमारी मोरल वैल्यू पिग, एलिफेंट या वोल्फ से ज्यादा है, पर यह बात इतनी सिंपल नहीं है। क्या पावर होने से कोई ज्यादा सही हो जाता है? क्या ह्यूमन लाइफ सिर्फ इसलिए ज्यादा प्रीसियस है क्योंकि ह्यूमन पिग से ज्यादा पावरफुल है, जैसे यूएसए अफगानिस्तान से ज्यादा पावरफुल है? पर इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिकन लाइफ अफगान लाइफ से ज्यादा वैल्यूएबल है। फिर भी रियल लाइफ में अमेरिकन पर ज्यादा पैसा खर्च होता है, उनकी एजुकेशन पर, हेल्थ पर और सेफ्टी इन्वेस्ट की जाती है। उनके मरने पर ज्यादा आउटक्राई भी होता है। हम मानते हैं कि ये बस पावर बैलेंस की वजह से है, मोरल रीजन नहीं। लेकिन जब बात ह्यूमन बच्चे या पिगलेट्स की आती है तो हम चाहते हैं कि ये फर्क सिर्फ पावर का ना हो, बल्कि ह्यूमंस में कोई स्पेशल क्वालिटी है जो हमें मोरली सुपीरियर बनाती है। ट्रेडिशनल रिलीजियस कहते हैं ह्यूमन के पास इटर्नल सोल यानी आत्मा होती है। बॉडी मर जाती है पर आत्मा स्वर्ग या नर्क में जाती है। पिग्स और एनिमल के पास कोई आत्मा नहीं है, इसलिए उनका कोई बड़ा कॉस्मिक रोल नहीं। इसीलिए लोग कहते हैं ह्यूमन सोल की वैल्यू पिग की बॉडी से कहीं ज्यादा है। लेकिन मॉडर्न साइंस इस पूरे आइडिया को गलत बताती है। लैब्स ने बहुत स्टडीज की, किसी भी एनिमल में आत्मा नहीं मिली। पर दुख की बात यह है कि ह्यूमंस में भी आत्मा का कोई एविडेंस नहीं मिला है। साइंटिस्ट ने ब्रेन और हार्ट के हर हिस्से को चेक किया, पर कोई मैजिकल स्पार्क ही नहीं दिखा। सिर्फ एविडेंस की कमी ही रीजन नहीं है। एवोल्यूशन का बेसिक प्रिंसिपल ही आत्मा के कॉन्सेप्ट से टकराता है। यही कारण है कि एवोल्यूशन थ्योरी को रिलीजियस लोग इतनी हेट करते हैं। आज भी दुनिया में बहुत लोग डार्विन के एवोल्यूशन वाले सिद्धांत से डरते हैं। 2012 के गैलप सर्वे के अकॉर्डिंग सिर्फ 15% अमेरिकियों को लगता है कि होमो सैपियंस बिना किसी भगवान के दखल के सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन से डेवलप हुए हैं। लगभग 46% लोग अभी भी मानते हैं कि इंसानों को 10,000 साल पहले भगवान ने सीधा उसी रूप में बनाया है जैसे कि आज हम हैं, बिल्कुल बाइबल वाली कहानी की तरह। स्कूलों में भी एवोल्यूशन बहुत कम और बहुत कमजोर तरीके से पढ़ाया जाता है। फिर भी कुछ रिलीजियस ग्रुप कहते हैं इसे पढ़ाया ही नहीं जाना चाहिए। उनका कहना है बच्चों को इंटेलिजेंट डिजाइन भी पढ़ाओ और उन्हें खुद डिसाइड करने दो। लेकिन सवाल यह है कि डार्विन का सिद्धांत इतना विवादित क्यों है, जबकि आइंस्टाइन की रिलेटिविटी या क्वांटम मैकेनिक्स पर कोई इतना हंगामा नहीं करता। आखिर क्यों कोई नेता नहीं कहता बच्चों को टाइम स्पेस के अलग अलग थ्योरीज भी पढ़ाओ? क्योंकि आइंस्टाइन या हाइजेनबर्ग हमारी किसी डीपली हेल्ड ब्रीफ को नहीं छूते। लोगों को फर्क नहीं पड़ता स्पेस मुड़ता है या नहीं। बिल्ली एक साथ जिंदा है और मरी भी हो सकती है। लेकिन डार्विन ने इंसानों को आत्मा से वंचित कर दिया। बस यहीं से डर शुरू हुआ। अगर आप एवोल्यूशन को सच में समझते हैं तो दो बातें साफ हो जाती हैं। जानवरों में आत्मा नहीं है और इंसानों में भी आत्मा नहीं है। साइंस ने आज तक कोई आत्मा नहीं पकड़ी, न दिमाग में, न दिल में और कहीं भी नहीं। एवोल्यूशन के हिसाब से तो आत्मा जैसी किसी चीज का अस्तित्व ही मुमकिन नहीं है। हम मनुष्य को लगता है कि हमारे अंदर कोई अविभाज्य और अनोखा इंडिविजुअल सेल्फ छुपा है जो जन्म से लेकर मौत तक एक जैसा रहता है और शायद मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। लेकिन एवोल्यूशन कहता है हम सब छोटे छोटे बायोलॉजिकल भागों से बने हैं जो हमेशा बदलते रहते हैं। कुछ भी इंडिविजुअल नहीं है, कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। राइटर यहाँ इंसानी आंख का एक एग्जाम्पल देता है। ये किसी जादू से अचानक नहीं बनी, ये लाखों साल में छोटे छोटे बदलावों से बनी है। पहले लाइट डिटेक्ट करने वाली सिंपल ऑर्गेनलीज बनी, फिर बेसिक लेंस और फिर कॉम्प्लेक्स आईज और धीरे धीरे आज की ह्यूमन आई। ये कोई एक दिन में किसी मंत्र या जादू से नहीं बनी है। अगर आंख एक ही टुकड़े में बनी चीज होती
और उसके कोई हिस्से न होते तो एवोल्यूशन उसे कभी डेवलप ही नहीं कर पाता। जो चीज छोटी छोटी पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकती वो कभी डेवलप नहीं हो सकती। एवोल्यूशन कहता है कि कोई भी चीज सीढ़ी दर सीढ़ी बदल कर ही बनती है, लेकिन आत्मा को लोग कैसे मानते हैं? अविभाज्य, जिसे पार्ट में बांटा नहीं जा सकता, हमेशा एक सा रहने वाला और शायद अमर। ऐसी चीज कभी धीरे धीरे इवोल्व नहीं हो सकती। आप कह सकते हो कि आत्मा एक दिन अचानक पूरी महिमा के साथ आई। फिर सवाल उठता है, वो उज्जवल दिन था कौन सा? कब किसी बच्चे के अंदर पहली बार आत्मा प्रकट हुई? सोचो, वो बच्चा अपनी माँ बाप जैसा ही दिखता था। सारा शरीर, डीएनए, सब कुछ लगभग वैसा ही। सिर्फ एक चीज अलग थी, उसमें आत्मा थी और माँ बाप में नहीं। बायोलॉजी में हम किसी ऐसी घटना की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। एक छोटा सा म्यूटेशन कोरोना को थोड़ा कर्व कर सकता है, लेकिन एक म्यूटेशन से कैसे किसी बच्चे में अमर आत्मा डाल देगा और माँ बाप में नहीं? इसीलिए एवोल्यूशन के हिसाब से आत्मा जैसी कोई अनचेंजिंग एंटिटी फिट नहीं बैठती। एवोल्यूशन बदलने वाली चीजें बनाता है, स्थायी नहीं। हमारे अंदर सबसे स्टेबल चीज अगर कुछ है तो वो है डीएनए, लेकिन डीएनए भी म्यूटेशन से लगातार बदलता रहता है, वो कभी अमर नहीं रहता। यही बात बहुत लोगों को डराती है। लोग अपनी अमर आत्मा छोड़ने की जगह डार्विन के पूरे सिद्धांत को ही रिजेक्ट करना पसंद करते हैं। मनुष्य की सुपीरियरिटी को जस्टिफाई करने वाली एक और कहानी ये कहती है कि पूरी धरती पर सिर्फ होमोसेपियंस एक ऐसा प्राणी है जिसके पास चेतना वाला माइंड है, लेकिन माइंड और आत्मा दोनों अलग चीजें हैं। माइंड कोई रहस्यमयी अमर चीज जैसे आत्मा नहीं है। ये आंख या दिमाग जैसा कोई अंग भी नहीं है। माइंड असल में हमारे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस का फ्लो है। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस जैसे दर्द, खुशी, गुस्सा, प्यार, डर। ये एक्सपीरियंसेस एक पल के लिए आते हैं, चमकते हैं और फिर तुरंत गायब हो जाते हैं। फिर नए एक्सपीरियंसेस आते हैं और वो गायब हो जाते हैं। इस तेजी से बदलते अनुभवों की लहर को ही कहते हैं चेतना का प्रवाह, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। आत्मा के उलट माइंड के कई हिस्से होते हैं। माइंड हर पल बदलता रहता है और कोई रीजन नहीं कि वो इमोर्टल हो। आत्मा कहानी है, जबकि माइंड एक रियल एंटिटी है। आत्मा पर कोई माने या ना माने, ये एक कहानी है, लेकिन माइंड का अनुभव हम हर एक सेकंड खुद कर सकते हैं। इसीलिए माइंड की रियलिटी को डिनाई नहीं कर सकते। तुम डाउट भी करो क्या सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस सच में एग्जिस्ट करते हैं, तो भी तुम डाउट फील कर रहे हो, और ये खुद एक एक्सपीरियंस है। हर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस में दो बेसिक हिस्से होते हैं, अनुभूति जिसे हम सेंसेशन कहते हैं, और आकांक्षा मतलब डिजायर। इसी कारण इंसान कॉन्शियस होता है और रोबोट नहीं। मान लो रोबोट में बैटरी सेंसर है। बैटरी लो होने पर रोबोट सॉकेट ढूंढता है, प्लग करता है और चार्ज ले लेता है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में रोबोट कुछ फील नहीं करता। अगर इंसान में एनर्जी कम हो तो वो भूख महसूस करता है और उस भूख को खत्म करने की इच्छा पैदा होती है। उसे ये अनकंफर्टेबल लगता है। इसी वजह से इंसानों के साथ बदसलूकी कराई है, लेकिन रोबोट को बैटरी खत्म होने तक चलाना बिल्कुल नॉर्मल है। क्या जानवर भी कॉन्शियस होते हैं? यही बड़ा सवाल है। साइंस कहते हैं मैमल्स और बर्ड में सेंसेशन और इमोशंस होते हैं, कुछ रेप्टाइल और फिश में भी। लेकिन नया साइंटिफिक व्यू कहता है ये सेंसेशन, इमोशन भी बायोलॉजिकल एल्गोरिदम हो सकते हैं। मतलब जानवर भूख, डर या प्यार महसूस नहीं करते, बल्कि उनके अंदर सिर्फ ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग चल रही होती है। ह्यूमंस में भी कई ब्रेन सर्किट बिना कॉन्शियस अवेयरनेस के डेटा प्रोसेस करते हैं। तो क्या जानवरों में भी जो फियर, हंगर, लव हम इमेजिन करते हैं वो असल में फीलिंग नहीं, सिर्फ एल्गोरिदम है? आधुनिक फिलॉसफी के पिता रेन देकार्त ने साफ कहा था कि सिर्फ इंसान महसूस करता है और चाहता है। बाकी सारे जानवर, कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, सब बेदिमाग है, ऑटोमेटिक मशीन्स हैं। उनके हिसाब से अगर कोई इंसान
कुत्ते को लात मारता है तो कुत्ता दर्द महसूस नहीं करता, वो बस मशीन की तरह रिएक्शन देता है, जैसे वेंडिंग मशीन बिना किसी फीलिंग के आवाज करती है। देकार्त के जमाने में ये बात नॉर्मल लगी थी। उन दिनों डॉक्टर और साइंटिस्ट जिंदा कुत्तों की बिना बेहोशी की दवाई के चीरफाड़ करते थे। उन्हें लगता था कि कुत्ता कुछ महसूस नहीं करता, वो भी बस हमारे मशीन्स की तरह है। आज भी बहुत लोग यही मानते हैं कि या तो एनिमल में कॉन्शियसनेस नहीं है या बहुत ही लो लेवल कॉन्शियसनेस होती है। अब ये समझने के लिए क्या जानवरों का माइंड भी हमारे जैसा कॉन्शियस होता है या नहीं, हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि माइंड असल में होता क्या है और ये कैसे काम करता है। ये सवाल मुश्किल है पर जरूरी भी, क्योंकि आने वाले कई चैप्टर्स में माइंड ही मेन हीरो रहेगा और माइंड को बिना समझे हम एआई जैसे बड़े कॉन्सेप्ट कभी नहीं समझ पाएंगे। अब विज्ञान को माइंड और कॉन्शियसनेस के बारे में कितना पता है? सीधी बात, साइंस को माइंड और चेतना के बारे में बहुत कम पता है। साइंस ये मानता है कि मस्तिष्क की बिजली प्लस केमिकल कॉन्शियसनेस बनाते हैं और मेंटल एक्सपीरियंसेस कुछ डेटा प्रोसेसिंग फंक्शन पूरा करते हैं। लेकिन ये सब होता कैसे है, इसका जवाब अभी तक 100% किसी के पास नहीं है। शायद 10-15 सालों में आंसर मिले, लेकिन 2016 तक हमारे पास इसकी कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं थी। एफएमआरआई, इलेक्ट्रोड्स और मॉडर्न मशीन का यूज करके साइंटिस्ट ये तक पता लगा लेते हैं कि आप जाग रहे हो, सपना देख रहे हो या गहरी नींद में हो। आपकी आंखों के सामने किसी इमेज की कौंध आई या नहीं, कौन सा न्यूरॉन किस कॉन्सेप्ट से जुड़ा है। अगर दिमाग का एक खास हिस्सा एक्टिव होता है तो आप गुस्सा फील करते हो, और वहीं दूसरा हिस्सा एक्टिव हो जाए तो आप प्यार महसूस करते हो। यहाँ तक कि वे न्यूरॉन्स को इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट करके आदमी में गुस्सा या प्यार जैसी फीलिंग भी पैदा कर देते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है, दिमाग में बिजली की आवाजाई मुझे प्यार आ रहा में कैसे बदल जाती है? यही साइंस की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। कॉमन एक्सप्लेनेशन बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। कुछ लोग कहते हैं दिमाग में 80 बिलियन से ज्यादा न्यूरॉन्स हैं। हर न्यूरॉन्स हजारों सिग्नल भेजता है। इतने कॉम्प्लेक्स नेटवर्क से कॉन्शियसनेस उभर कर आती है। अगर एक कार है तो नॉर्मल है, और वहीं अगर हम लाखों कारों को एक साथ कर दे तो उससे ट्रैफिक जैम हो जाता है। एक आदमी शेयर खरीदता है, यह नॉर्मल है। लाखों लोग खरीदें और बेचे तो उससे एक फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है। लेकिन ये एग्जाम्पल असल में प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करते। ट्रैफिक जैम या क्राइसिस केवल हमारे दिए हुए नाम है। कार्स को मिलाकर अचानक कोई ट्रैफिक माइंड खड़ा नहीं हो जाता जो बोले मुझे जैम महसूस हो रहा है। लेकिन गुस्सा वास्तविक एक्सपीरियंस है। जब शहर में लाखों कारें रुकती हैं, कोई सिटी कॉन्शियसनेस नहीं बनती। जब शेयर बाजार क्रैश होता है, वॉल स्ट्रीट कोई आवाज नहीं करता कि मैं डर गया हूं। जब बादल बनता है, कोई क्लाउड कॉन्शियसनेस नहीं बोलता कि मुझे बारिश महसूस हो रही है। तो फिर जब दिमाग में अरबों सिग्नल चलते हैं, तो क्यों एक मैं पैदा होता हूं जो महसूस करता है जैसे कि मैं गुस्से में हूं, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है या बुरा। 2016 तक साइंस के पास इसका आंसर 0 है। आज भी निश्चित कोई जवाब नहीं। साइंटिस्ट आज भी नहीं जानते कि दिमाग में बिजली जैसे सिग्नल्स कैसे मिलकर असली फीलिंग बना देते हैं। यह साइंस की सबसे बड़ी कमियों में से एक है। पैर क्यों है? ताकि भाग सके। आंखें क्यों है? ताकि खतरा देख सके। लेकिन फियर या हंगर जैसे अनुभव क्यों होते हैं? इसका जवाब अब भी साफ नहीं है। पुराना आसान जवाब था कि फीलिंग्स जरूरी है। पहले बायोलॉजिस्ट कहते थे इंसान डरता है इसीलिए शेर से भागता है, भूख लगती है इसीलिए खाना ढूंढता है। यानी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हमारी सर्वाइवल के लिए जरूरी था। और आज की एक्सप्लेनेशन केवल बिजली के सिग्नल्स। आज वैज्ञानिक इसे बहुत डिटेल में समझाते हैं। आंख ने शेर देखा, सिग्नल दिमाग तक गया, दिमाग में न्यूरॉन्स एक्टिव हुए, अगला न्यूरॉन एक्टिव चेन रिएक्शन शुरू करता है। हमारा एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनल छोड़ता है, दिल तेज धड़कता है, पैरों की मांसपेशियां टाइट हो जाती है और फिर इंसान भाग पड़ता है। यह पूरा प्रोसेस बिल्कुल एक इलेक्ट्रिक सर्किट जैसा ही है।
प्रोसेस जितना क्लियर होता जा रहा है, फीलिंग उतनी बेकार लगने लगती है। वैज्ञानिक जितना दिमाग को समझ रहे हैं, उतना ही ये सवाल बड़ा होता जा रहा है। अगर सब काम केवल न्यूरॉन्स और केमिकल खुद ब खुद कर लेते हैं, तो भय जैसा अनुभव होने की क्या जरूरत है। 99% बॉडी फंक्शन बिना किसी फीलिंग के चलते हैं, तो बाकी 1% में फीलिंग किस काम की। आर्ग्यूमेंट है, दिमाग प्लान बनाता है, यादें रखता है। कुछ कहते हैं इंसान सिर्फ रिएक्शन नहीं करता, वो यादें, कल्पना और सोच से डिसीजन लेता है। इसीलिए फीलिंग्स जरूरी है। लड़का शेर देखकर याद करता है पिछले साल मौसी को शेर ने खा लिया था। वो इमेजिन करता है अगर मुझे खा लिया तो बच्चों का क्या होगा। ये सब सुनकर लगता है कि फीलिंग यूजफुल है, लेकिन फिर वैज्ञानिक पूछते हैं, यादें, सोच, इमेजिनेशन होते कहाँ हैं? मॉडर्न बायोलॉजी कहती है यादें कोई अलग दुनिया में नहीं रहती, वो बस दिमाग में सिग्नल्स का एक पैटर्न है। इमेजिनेशन इक्वल टू न्यूरॉन्स की फायरिंग, सोच इज इक्वल टू केमिकल प्लस इलेक्ट्रिक रिएक्शन। मतलब यादें भी इलेक्ट्रिसिटी है, सोच भी इलेक्ट्रिसिटी, और डर के समय भागना भी एक इलेक्ट्रिसिटी का ही पार्ट है। ये सब एक ही चेन का हिस्सा है। तो क्या माइंड कहीं बीच में जंप करता है? वैज्ञानिक पूछते हैं, क्या कभी ऐसा होता है कि एक न्यूरॉन ने सिग्नल भेजा, दूसरा न्यूरॉन लेने ही वाला था कि तभी माइंड बीच में आ गया और बोला हाँ अब डर महसूस करो। अगर ऐसी कोई मूवमेंट है तो अभी तक मिली क्यों नहीं? अभी तक एविडेंस यही कहता है हर इलेक्ट्रॉन इसलिए चलता है क्योंकि उसके पहले वाले इलेक्ट्रॉन ने उसे धक्का दिया। बीच में माइंड जैसा कोई जादुई हाथ नहीं दिखता। तो फिर हमें डर जैसा अनुभव क्यों होता है? किसी पॉइंट पर न्यूरॉन फायरिंग मुझे डर लग रहा है में बदल जाती है, और ये बदलती कब है इस बात को अभी तक कोई नहीं जानता। फिलोसफर ने इसी उलझन को उलझाने में एक बहुत सिंपल लेकिन डेंजरस सवाल में समझाया है, माइंड में ऐसा क्या होता है जो ब्रेन में नहीं होता? अगर माइंड सिर्फ न्यूरॉन की एक्टिविटी का दूसरा नाम है तो फिर माइंड की जरूरत ही क्या है? अगर माइंड में सच में कुछ अलग होता है तो होता कहाँ है? एग्जाम्पल, होमर सिंपसन क्या सोचेगा? मान लो मैं तुमसे पूछूं, होमर सिंपसन बिल क्लिंटन मोनिका स्कैंडल के बारे में क्या सोचता था? शायद तुमने ये कभी सोचा ही नहीं। तो तुम्हारे माइंड को होमर का चेहरा, क्लिंटन का सीन को कंबाइन करके एक नई इमेज बनानी पड़ेगी। अब सवाल ये है कि ये कॉम्बिनेशन होता कहाँ है? ब्रेन में कौन सा पॉइंट है जहां दो अलग यादें एक हो जाती है? कुछ न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि ये ग्लोबल वर्कस्पेस में होता है, मतलब कई न्यूरॉन्स एक साथ एक्टिव होकर इंफॉर्मेशन को जोड़ते हैं। लेकिन वर्कस्पेस कोई असली जगह नहीं है, ये बस एक मेटाफर है। असल में तो बस इतना होता है, क्लिंटन वाला न्यूरॉन, होमर वाला न्यूरॉन दोनों अचानक एक दूसरे को सिग्नल भेजने लगते हैं और तुम्हें लगता है कि दिमाग ने दो यादों को मिलाकर एक नई सोच बनाई है। लेकिन असली सवाल वही है, दो न्यूरॉन्स के जुड़ने से एक्सपीरियंस क्यों बनता है? ये फीलिंग कहाँ से आती है? मैथ वाला वर्जन? क्या फियर की कोई इक्वेशन है? आज की साइंस कहती है कि हर लिविंग बीइंग एक एल्गोरिदम है। मतलब चाय बनाने वाली वेंडिंग मशीन भी एक एल्गोरिदम है, शेर देखकर डरना भी एक एल्गोरिदम है। तो अगर फीलिंग इंपॉर्टेंट है तो उनका भी कोई मैथ फॉर्मूला होना चाहिए। लेकिन आज तक कोई ऐसी इक्वेशन नहीं मिली, कोई ऐसा एल्गोरिदम नहीं मिला जो फीलिंग को एक्सप्लेन कर सके। कंप्यूटर प्रोग्राम्स लाखों कैलकुलेशन कर लेते हैं, लेकिन उन्हें ना दर्द होता है, ना आनंद, ना गुस्सा और ना प्यार, क्योंकि एल्गोरिदम को काम करने के लिए फीलिंग की जरूरत नहीं होती। क्या फीलिंग इसलिए है ताकि हम अपने बारे में सोच सके? एक आइडिया ये था, जब जानवर घास में घूमता है तो उसे अपने डिसीजन के बारे में सोचना होता है। ये सोच ही कॉन्शियसनेस बनाती है। लेकिन 2025 की दुनिया में ये बात फेल हो चुकी है, क्योंकि सेल्फ ड्राइविंग कार्स बिना फीलिंग्स के भी सोच लेती हैं और डिसाइड भी। टेस्ला, गूगल कार्स हर सेकंड में लाखों कैलकुलेशन, लाल बत्ती पर रुकना, गड्ढों से बचना, साइड में आ रही कार को डिटेक्ट कर डिस्टेंस मेंटेन करना, ये सब बिना किसी फियर या डिजायर के होता है। ये कार अपने डिसीजंस को दूसरे वाहनों पर असर पड़ने से पहले कैलकुलेट भी करती है, लेकिन इसमें जीरो कॉन्शियसनेस है। कंप्यूटर बिना देखे देख लेते हैं,
बिना डरे अपने आप को खतरों से बचा लेते हैं, बिना फीलिंग को कैलकुलेट किए डिसीजन ले लेते हैं। तो फिर इंसान को फीलिंग क्यों चाहिए? आज तक इसका कोई जवाब नहीं मिला। हजारों साल तक लोग हर चीज की एक्सप्लेनेशन भगवान से देते रहे। बिजली कौन गिराता है? भगवान। बारिश कौन करता है? भगवान। जीवन कैसे शुरू हुआ? भगवान। लेकिन मॉडर्न साइंस ने इन सब चीजों की नेचुरल एक्सप्लेनेशन दे दी है, तो धीरे धीरे गॉड वाली थ्योरी साइंस से गायब हो गई। यही हाल आत्मा का भी हुआ। वैज्ञानिकों ने इतना सब एक्सप्लोर कर लिया, ब्रेन, न्यूरॉन्स, हार्मोन, डीएनए, कि आत्मा किसी भी साइंटिफिक पेपर में जगह नहीं पा सकी। लेकिन दिमाग और आत्मा में एक बड़ा फर्क है। आत्मा प्योरली बिलीफ है, प्रूफ जीरो, लेकिन कॉन्शियसनेस को हम हर रोज डायरेक्ट महसूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कील पर पैर पड़ता है तो दर्द होता है। ये 100% श्योर एक्सपीरियंस है। पर यह कहानी कि मरने के बाद आत्मा रहेगी, इसका कोई एविडेंस नहीं। इसीलिए साइंटिस्ट दर्द और इमोशन को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो डेली लाइफ में खुद महसूस करते हैं। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि कॉन्शियसनेस सच में होती है और इसका मोरल और पॉलिटिकल वैल्यू भी है, लेकिन बायोलॉजी में इसका कोई काम नहीं। मतलब जैसे जेट इंजन की आवाज प्लेन को नहीं धकेलती, या हर सांस कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है पर उसकी कोई जरूरत नहीं, वैसे ही कॉन्शियसनेस भी दिमाग के कॉम्प्लेक्स सिस्टम का साइड इफेक्ट हो सकती है। ये कुछ करती नहीं, बस मौजूद रहती है। अगर ये सच है तो करोड़ों सालों से जो पेन और हैप्पीनेस हम फील करते आए हैं, वो सिर्फ मेंटल पोल्यूशन है। 2016 तक साइंस की यही सबसे बेस्ट थ्योरी है। शायद हम पूरी चीज को गलत एंगल से देख रहे हैं। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं लाइफ इज इक्वल टू डेटा प्रोसेसिंग और हर जीव एक एल्गोरिदम है। लेकिन ये कंपैरिजन शायद हमको गलत डायरेक्शन में ले जा रहा है। पहले दिमाग को स्टीम इंजन समझते थे। 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट ब्रेन को ऐसे एक्सप्लेन करते थे कि जैसे वो स्टीम इंजन हो, पाइप, पिस्टन, प्रेशर बिल्डअप, वॉल्स। इसी वजह से फ्रॉइड वाली साइकोलॉजी में आज भी बहुत सी भाषा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ली गई है। जैसे फ्रॉइड का लॉजिक है, जवान लड़कों में सेक्सुअल एनर्जी ज्यादा होती है, आर्मी उनके रियल सेक्स ऑप्शन कम कर देती है, अंदर प्रेशर जमा हो जाता है और फिर वही दबाव अग्रेशन की फॉर्म में निकलता है। जैसे स्टीम मशीन में प्रेशर जमा होता है, वाल्व खोलो तो बाहर ब्लास्ट होता है। आज ये कंपैरिजन हमें बच्चों जैसा लगता है। अब दिमाग को कंप्यूटर मानते हैं, पर यह भी गलत हो सकता है। 21st सेंचुरी में हम ब्रेन को कंप्यूटर की तरह समझते हैं। ब्रेन इक्वल टू डेटा प्रोसेसिंग मशीन। न्यूरॉन इसमें सर्किट का काम करते हैं और माइंड सॉफ्टवेयर है। लेकिन सच ये है कि कंप्यूटर का कोई माइंड या फीलिंग नहीं होती। इंटरनेट को डिस्कनेक्ट कर दो तो उसे दर्द नहीं होता। सर्वर क्रैश हो जाए तो उसे कभी गुस्सा नहीं आता। तो क्यों हम दिमाग को समझने के लिए कंप्यूटर का एग्जाम्पल लें? क्या कंप्यूटर सच में कुछ महसूस नहीं करते? ये भी पॉसिबल है कि कंप्यूटर भविष्य में बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाए, फिर किसी लेवल पर कॉन्शियसनेस डेवलप कर ले। अगर ऐसा हुआ तो हम कैसे पता लगाएंगे कि सच में महसूस करते हैं या नहीं? क्योंकि फ्यूचर में बस चलाने वाला एआई होगा, टीचर एआई होगा और शायद कोई रेपिस्ट भी एआई हो। तो सवाल ये होगा, क्या उनमें भी कोई इनर फीलिंग होती होगी या वो सिर्फ बेदाग एल्गोरिदम है? आज हम इतना तो कर लेते हैं कि कौन सा मेंटल अनुभव कॉन्शियसनेस है और कौन सी ब्रेन एक्टिविटी अनकॉन्शियस, इनमें फर्क कर सके। साइंटिस्ट ने यह मानकर शुरुआत की, जब इंसान कहे कि मैं सजग हूं तो उसकी बात मान लो। इस भरोसे पर वो ब्रेन में ऐसे पैटर्न ढूंढ पाए जो सिर्फ तभी दिखाई देते हैं जब इंसान कहता है यस आई एम अवेयर, और ये पैटर्न अनकॉन्शियस हालत में नहीं दिखते। जब कोमा में पड़े लोगों से सवाल जवाब किया तो डॉक्टर्स ने एक अजीब पैटर्न नोटिस किया। इस खोज में डॉक्टर्स को अलाउ किया कि वो समझ सके
क्या पेशेंट सच में पूरा अनकॉन्शियस है या बस बोल चल नहीं पा रहा? एफएमआरआई मशीन से एक तरीका निकाला। अगर जवाब हाँ हो मरीज को टेनिस खेलने की कल्पना करने को कहा। अगर जवाब नहीं हो, अपने घर की जगह कल्पना करने को कहा। माइंड के पैटर्न को देखकर डॉक्टर यस और नो पढ़ लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर पर यह तरीका काम करेगा क्या? सिलिकॉन बेस्ड कंप्यूटर और कार्बन बेस्ड इंसानी ब्रेन पूरी तरह अलग बने होते हैं। इसलिए इंसान की कॉन्शियस वाले सिग्नल शायद कंप्यूटर पर लागू ही न हो। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। हम इंसान की बात पर यकीन करते हैं कि मैं कॉन्शियस हूं, इसी के आधार पर कॉन्शियस सिग्नल ढूंढते हैं, फिर इन्हीं सिग्नल से साबित करते हैं कि इंसान में सच में कॉन्शियस है। लेकिन अगर कोई एआई कहे कि मैं कॉन्शियस हूं, तो क्या हम उस पर भरोसा कर लें? क्या तुम प्रूव कर सकते हो कि दूसरों के पास माइंड है? शायद पूरी दुनिया में सिर्फ तुम अकेले कॉन्शियस हो, बाकी सब इंसान, जानवर, कंप्यूटर सब ऑटोमेटेड रोबोट्स हैं। शायद तुम एक वर्चुअल वर्ल्ड में गेम खेल रहे हो। शायद ये 21st सेंचुरी दुनिया सिर्फ एक सिमुलेशन हो। मैथ कहता है असली दुनिया सिर्फ एक है, लेकिन वर्चुअल दुनिया अनगिनत हो सकती है। इसलिए ज्यादा संभावना यही है कि तुम वर्चुअल दुनिया में हो। ये एक क्रेजी थॉट है, लेकिन लॉजिकली पॉसिबल है। किसी और जानवर में माइंड को प्रूव करने में साइंस अभी तक फेल रही है। सबसे अच्छा टेस्ट जो हमने किया वो है ट्यूरिंग टेस्ट। ट्यूरिंग टेस्ट कहता है एक इंसान और एक कंप्यूटर से चैट करो, बिना यह जानने कि कौन कौन है। सवाल पूछो, बात करो, टेस्ट करो। अगर तुम पहचान ना पाओ कि कौन मशीन है और कौन आदमी, तो मशीन पास। इसका मतलब मान लो कि उसमें माइंड है, लेकिन यह असली प्रमाण नहीं है। ये बस एक सोशल रूल है। अगर कोई मशीन इंसान जैसा बर्ताव कर ले तो समाज में उसे माइंड वाला मान लेगा। अब जब हमने समझ लिया कि माइंड क्या है, हम इसके बारे में कितना कम जानते हैं, तो हम वापस उस बड़े सवाल पर आ सकते हैं। क्या जानवरों के पास भी वैसा ही माइंड होता है जैसा हमारे पास? हमें कुत्तों में कॉन्शियसनेस क्यों लगती है? कुत्तों जैसा कई जानवर आसानी से मॉडिफाइड ट्यूरिंग टेस्ट पास कर लेते हैं। जब इंसान पता लगाता है कि कुत्ता सचमुच कॉन्शियस है या नहीं, तो हम यह नहीं देखते कि उसकी मैथ स्किल कैसी है, उसकी मेमोरी कितनी स्ट्रोंग है, बल्कि हम सिर्फ इतना देखते हैं क्या वह हमसे इमोशनल रिश्ता बना सकता है या नहीं। ये बात ज्यादातर डॉग ओनर को कन्विंस कर देती है कि कुत्ते बेदिमाग मशीन नहीं है। लेकिन स्पेक्टिक लोग कहते हैं भावनाएं भी एल्गोरिदम है। कोई भी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम बिना कॉन्शियसनेस के नहीं चल सकता। कोई भी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम बिना कॉन्शियस के भी चल सकता है। इसलिए जानवर की महसूस करने वाली हर हरकत भी अनकॉन्शियस एल्गोरिदम का ही रिजल्ट हो सकती है। ये बात इंसानों पर भी लागू की जा सकती है। जब इंसान कहता है कि मैं कॉन्शियस हूं, थ्योरी के हिसाब से ये एल्गोरिदम हो सकता है, लेकिन फिर भी मनुष्यों पर हम भरोसा कर लेते हैं। बस यही एक फर्क है। इंसान जब कहता है कि मैं कॉन्शियसनेस फील कर रहा हूं, तो हम उसकी बात मान लेते हैं। इसी भरोसे पर साइंटिस्ट ने कॉन्शियसनेस के ब्रेन पैटर्न ढूंढ निकाले। यह पैटर्न अब हम अलाउ करेंगे जानवरों के ब्रेन में वही सिग्नेचर्स है या नहीं, क्या वो सच में कॉन्शियसनेस होते हैं। कई एक्सपेरिमेंट ये दिखाते हैं कि बंदरों और चूहों के ब्रेन में उसी तरह के कॉन्शियसनेस सिग्नल्स आते हैं जैसे इंसानों के दिमाग में, लेकिन जानवर और इंसान के ब्रेन में डिफरेंसेस भी हैं। अभी हम कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं, इसीलिए 100% पक्का टेस्ट बनाने में अभी कई सेंचुरीज लगेंगे। ये एक बड़ा मोरल क्वेश्चन है। क्या हम तब तक जानवरों को बेदिमाग मशीन माने जब तक यह साबित ना हो जाए कि वो कॉन्शियस है, या हम माने कि वो भी कॉन्शियस है जब तक कोई पक्का सबूत उसके उल्ट साबित ना कर दे? 7 जुलाई 2012 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में न्यूरो साइंटिस्ट और कोग्निटिव साइंटिस्ट ने एक बड़ा घोषणा पत्र जारी किया, कैम्ब्रिज डिक्लेरेशन ऑन कॉन्शियसनेस। इसमें कहा गया सारे नॉन ह्यूमन एनिमल, खासकर मैमल्स, बर्ड्स और कई दूसरे जीव जैसे कि ऑक्टोपस एसेट्रा, उनके ब्रेन में वही न्यूरोकेमिकल
और न्यूरोसाइकोलॉजिकल सिस्टम होते हैं जो कॉन्शियस स्टेट पैदा कर सकते हैं। मतलब इंसान कॉन्शियसनेस वाला यूनिक प्राणी नहीं है, बहुत से और जानवरों के ब्रेन में भी वही सिस्टम है। इस डिक्लेरेशन ने सीधा यह तो नहीं कहा कि जानवर डेफिनेटली कॉन्शियस है, क्योंकि अभी डिसाइसिव प्रूफ नहीं है, लेकिन इसने बर्डन ऑफ प्रूफ बदल दिया। अब ये साबित करने की जिम्मेदारी उन पर है जो कहते हैं कि जानवर कॉन्शियस नहीं होते। वैज्ञानिक सोच बदल रही है और इसी के साथ 2015 में न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश बन गया जिसने कानूनी रूप से यह मान लिया कि एनिमल भी कॉन्शियस प्राणी है। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट ने एनिमल वेलफेयर अमेंडमेंट एक्ट पास किया, जिसमें साफ लिखा था अब से जानवरों को कॉन्शियस जीव माना जाएगा और उनकी वेलफेयर को गंभीरता से देखा जाएगा। एक ऐसे देश में यह बहुत बड़ी बात है जहां 3 करोड़ भेड़ें हैं और आदमी सिर्फ 40 लाख। इसके बाद कनाडा के क्यूबेक प्रांत ने भी ऐसा ही कानून पास किया और बाकी देशों को भी इस रास्ते पर चलने की आगे संभावना है। दूसरी तरफ इंडस्ट्रीज भी जानवरों को कॉन्शियस मानती है, बस कॉन्ट्राडिक्शन के साथ। हजारों दवाइयों की कंपनियां भी जानवरों को कॉन्शियस प्राणी मानती है, लेकिन इसी मान्यता का इस्तेमाल वो जानवरों को बेहद कठिन प्रयोगों में डालने के लिए करती है। फॉर एग्जाम्पल, चूहों पर एंटी डिप्रेसेंट दवा की टेस्टिंग। एक कॉमन तरीका ये है, 100 चूहों को पानी से भरी कांच की ट्यूब में डालो, वे बार बार बाहर आने की कोशिश करेंगे। लगभग 15 मिनट बाद ज्यादातर चूहे हार मानकर बस तैरते रहेंगे, जैसे उन्होंने उम्मीद छोड़ दी हो। फिर साइंटिस्ट 100 नए चूहे लेते हैं, 14 मिनट पर उन्हें बाहर निकालते हैं, सुखाते हैं, खाना देते हैं, थोड़ा आराम कराते हैं, फिर दोबारा ट्यूब में डालते हैं। दूसरी बार ये चूहे 20 मिनट तक संघर्ष करते हैं। एक्स्ट्रा 6 मिनट क्यों? क्योंकि पहली बार की कामयाबी की मेमोरी उनके ब्रेन में कुछ केमिकल रिलीज कराती है जो उन्हें उम्मीद देता है। अगर रिसर्चर उस खास केमिकल को पहचान ले तो उसे इंसानों के लिए एंटी डिप्रेसेंट दवा में बदला जा सकता है, लेकिन ब्रेन में एक समय में सैकड़ों केमिकल एक्टिव होते हैं, सही वाला चुनना बहुत मुश्किल है। इसीलिए साइंटिस्ट बहुत बड़े ग्रुप्स में चूहे लेते हैं, हर ग्रुप को अलग अलग केमिकल का इंजेक्शन देते हैं और फिर बार बार टेस्टिंग करते रहते हैं। अगर कोई केमिकल चूहों को 20 मिनट तक कोशिश कराता है तो उसे सक्सेसफुल एंटी डिप्रेसेंट कैंडिडेट माना जाता है। अगर जानवर इतने होशियार हैं तो घोड़े इंसानों को गाड़ी में क्यों नहीं जोतते? चूहे हम पर एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं करते? और डॉल्फिन इंसानों को छल्लों से क्यों नहीं कुदाती? इसका मतलब साफ है कि इंसानों में कुछ तो ऐसा है जो बाकी स्पीसीज में नहीं है, लेकिन वो आत्मा, कॉन्शियसनेस या कोई जादुई शक्ति नहीं। अब असली धरातल पर बात करते हैं। वो कौन कौन सी रियल फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज हैं जिन्होंने इंसानों को दुनिया पर हावी किया है। हाँ, इंसान औजार तो बहुत अच्छे बनाते हैं और इंसान समझदार भी हैं, लेकिन ये दोनों बातें इंसान को सबसे ताकतवर बनाने के लिए काफी नहीं थी। 1 लाख साल पहले भी इंसान बहुत समझदार थे, वो बहुत अच्छे औजार बनाते थे, लेकिन तब भी वो मामूली स्पीसीज ही थी और कोई इकोसिस्टम पर उनका खास असर नहीं था। मतलब साफ है कि कुछ तो यहाँ मिसिंग था। क्या ऐसा है कि इंसान बाद में ज्यादा बुद्धिमान हो गए? नहीं, ऐसा भी नहीं, क्योंकि 20,000 साल पहले वाले इंसान ज्यादा तेज दिमाग रखते थे, ज्यादा कुशल औजार बनाते थे, ज्यादा सतर्क होते थे और प्राकृतिक चयन हर सेकंड उनकी परीक्षा लेता था। और वहीं आज हम इतने शार्प नहीं हैं। न रोजमर्रा की कोई कठिन सर्वाइवल टेस्टिंग होती है, स्कूल और नौकरी बस एक औपचारिक टेस्ट लेते हैं और वेलफेयर सिस्टम हमारी बेसिक जरूरतों को पूरा कर देता है। फिर भी आज हम सबसे ज्यादा पावरफुल स्पीसीज क्यों हैं? तो असली में बदला क्या है? असल गेम चेंजर है मास कोऑपरेशन। इंसानों ने दुनिया पर राज इसलिए नहीं किया कि हम सबसे ज्यादा स्मार्ट थे या हमारे औजार सबसे पहले आए या हम में कोई अनोखी आत्मा है। हमने राज इसलिए किया क्योंकि होमो सेपियंस ही अकेली ऐसी प्रजाति है जो बड़े नंबर्स में फ्लेक्सिबिलिटी के साथ एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकती है
और यही हमारी सुपर पावर है। लाखों करोड़ों लोगों को साथ में जोड़ सकते हैं। बिना इंडिविजुअल पहचान के भी टीम वर्क कर सकते हैं। नए ढांचे रातों रात बना सकते हैं। नई प्रॉब्लम आते ही तुरंत हम नया सिस्टम शुरू कर सकते हैं। कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं चींटियां और मधुमक्खियां हमसे बहुत पहले कोऑपरेशन सीख चुकी हैं, तो फिर वो आगे क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि उनका सहयोग तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है। मधुमक्खियां टीम वर्क करने में माहिर हैं, लेकिन अपना सोशल स्ट्रक्चर बदल नहीं सकती। नया संकट आने पर वे क्वीन को हटाकर सरकार नहीं बदल सकती। उनका कोऑपरेशन ऑटोमेटिक है, बदलने योग्य नहीं। हाथी, चिंपैंजी जैसे मैमल्स ये छोटे ग्रुप्स में कोऑपरेशन तो कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं के साथ जिन्हें वो इंडिविजुअल रूप से जानते हैं। यानी कोऑपरेशन लिमिटेड है। अगर दो चिंपैंजीज मिलकर काम करना चाहें तो पहले उन्हें एक दूसरे के नेचर, हिस्ट्री, डोमिनेंस और रिलायबिलिटी सब कुछ जानना पड़ेगा। वहीं इंसान कंप्लीट अपोजिट है। वो अजनबियों के साथ भी भरोसे से काम कर सकता है, बड़े बड़े ग्रुप्स बना सकता है, फ्लेक्सिबल सिस्टम बना सकता है, उन सिस्टम्स को जरूरत के अनुसार बदल भी सकता है। और यही बात इंसान को बाकी सब स्पीसीज से अलग करती है। तो इंसानों की असली ताकत ना वो आत्मा है, ना व्यक्तिगत इंटेलिजेंस और ना सबसे अच्छे टूल बनाने की कला, बल्कि ये है आपस में फ्लेक्सिबल सोसाइटीज बनाना। कलेक्टिव एक्शन इतनी बड़ी और डायनामिक की कोई और प्रजाति उसके बराबरी नहीं कर सकती। इसीलिए हमने पत्थर के भाले से शुरू किया और स्पेस शटल तक पहुंच गए। इतिहास बताता है जिस ग्रुप में सबसे अच्छा कोऑपरेशन हुआ, जीत हमेशा उसी की हुई, चाहे वो कोई लड़ाई हो, टकराव हो या सत्ता परिवर्तन। जिस ग्रुप ने ज्यादा अच्छे से एक दूसरे के साथ सहयोग किया, वही ग्रुप जीत गया। और ये बात इंसान और जानवर दोनों पर लागू होती है। रोम क्यों जीता और ग्रीस क्यों हारा? क्योंकि रोमनों के दिमाग बड़े नहीं थे, उनका टेक ग्रीस से ज्यादा नहीं था, बल्कि रोमनों में मिलकर काम करने की एक जबरदस्त क्षमता थी और ग्रीक राज्यों में एकता नहीं थी। अच्छी तरह से संगठित सेनाएं हमेशा अव्यवस्थित भीड़ को हरा देती है। एकजुट एलिट हमेशा बिखरी हुई मासिस पर हावी रहता है। 1914 में रूस सिर्फ 30 लाख कुलीन, अधिकारी, व्यापारी बनाम 18 करोड़ किसान और मजदूर, फिर भी पूरी सत्ता किसके पास थी? उन 30 लाख लोगों के पास, क्योंकि वे एक दूसरे के साथ टीम वर्क कर सकते थे। नीचे वाले 18 करोड़ लोग अपनी यूनिटी ही नहीं बना पाए। एलीट की पूरी कोशिश रहती थी कि मासिस कभी एकजुट हो ही न सके। रेवोल्यूशन सिर्फ नंबर से नहीं बनता, बल्कि कोऑपरेशन से बनता है। अगर आप रेवोल्यूशन छोड़ना चाहते हैं तो सवाल ये मत पूछो मेरे विचारों से कितने लोग सहमत हैं, बल्कि सवाल ये पूछो मेरे साथ कितने लोग मिलकर अनुशासन के साथ काम कर सकते हैं। रशियन रेवोल्यूशन इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। रूस में लाखों मिडिल अपर क्लास लोग थे, लेकिन लेनिन की बोल्स पार्टी में सिर्फ 23,000 ही मेंबर थे। फिर भी जीत उसकी हुई, उन 23,000 की। क्यों? क्योंकि वे सबसे अच्छी तरह ऑर्गेनाइज्ड थे, सही समय पर और सही जगह तैयार खड़े थे। जब जार की सत्ता ढह रही थी तो क्रिंस्की भी फिसल रहा था, तो बोल्शेविकों ने बिजली की तेजी से सत्ता पकड़ ली, बुलडोग की तरह पकड़ बनाई और 70 साल से ज्यादा छोड़ी ही नहीं। लेकिन खराब ऑर्गेनाइजेशन अंत में किसी को भी गिरा देता है। जिस तरह सोवियत कम्युनिस्टों ने बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन से पावर हासिल की, उसी तरह खराब ऑर्गेनाइजेशन होते ही वो सत्ता गिर भी गई। रोमानिया में 1989 में पूरा सिस्टम कुछ ही मिनटों में टूट गया। कम्युनिस्ट तानाशाह निकोलाई चाउस्कू को लगा वह तूफान झेल लेगा। सोवियत समर्थन खत्म हो चुका था। पूर्वी यूरोप से सभी कम्युनिस्ट सरकारें गिर चुकी थी। लोग भड़के हुए थे। फिर भी उसने एक बड़ी रैली बुलाई अपनी ताकत दिखाने के लिए। 80,000 लोगों की भीड़ को भर दिया। पूरा देश टीवी और रेडियो पर इस रैली को देखने को मजबूर हुआ। चाउस्की बालकनी में आया, रटी रटाई स्पीच शुरू की। भीड़ ताली बजा रही थी, लेकिन तभी एक आदमी ने जोर से छी छी चिल्लाया। फिर दूसरा, तीसरा और पूरा चौक यही बात चिल्लाने लगा और कुछ ही सेकंड में भीड़ सीटी मारने लगी, गालियां देने लगी। चाउस्की वहीं जम गया। उसका चेहरा बता रहा था कि अब खेल खत्म।
तुम YouTube पर अभी भी वो लास्ट स्पीच खोजोगे तो तुम्हें दिख जाएगी। लेकिन सवाल है कि ये तानाशाही इतने साल चली कैसे? लाखों लोग उसे गिरा सकते थे, फिर भी नहीं गिरे। क्यों? चाउस्कू की ताकत 3 चीजों पर टिकी थी। सभी महत्वपूर्ण नेटवर्कों पर पूरा पूरा कंट्रोल, जैसे सेना, ट्रेड यूनियन, खेल, इन सब को उसने अपने वफादार लोगों से भर रखा था। दूसरी, किसी भी अपोजिशन को ऑर्गेनाइजेशन उसने बनाने ही नहीं दिया, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक, सामाजिक, कोई भी समूह जो उसके खिलाफ एकजुट हो सकता था वो उसने कभी बनने नहीं दिया। सोवियत यूनियन और पूर्वी यूरोप की कम्युनिस्ट सरकारों का उसे समर्थन हासिल था। जब भी जरूरत पड़ती ये देश एक दूसरे को बचाते थे, कोई बाहरी ताकत दखल न दे, ये भी सुनिश्चित रहता था। इन 3 वजहों से 2 करोड़ रोमनाई कुछ भी नहीं कर पाए, भले ही वे पीड़ा और तानाशाही से परेशान थे। लेकिन 1989 आते आते ये तीनों चीज टूट गई। सोवियत यूनियन खुद टूट गया तो उसका संरक्षण खत्म हो गया। पड़ोसी देशों में क्रांतियां, कम्युनिस्ट पार्टी अंदर से भी टूट रही थी। उन्हीं के लोग सुधार चाहते थे, चाउस्की बिल्कुल अकेला पड़ गया। टीवी ने भी आग में घी डाल दिया। क्रांति को लाइव टेलीकास्ट मिल गया। जब उसने बुखारेस्ट में मेगा रैली करवाई और टीवी पर लाइव दिखाई, ये उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि लोगों को अपनी ताकत समझ आ गई। भीड़ ने पहली बार देखा उस बूढ़े तानाशाह से वो ज्यादा ताकतवर है, और बस वही सिस्टम ढह गया। लेकिन शक्ति भीड़ को नहीं मिली। क्यों? क्योंकि भीड़ ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी, कोई स्ट्रक्चर नहीं था, कोई लीडर नहीं और कोई प्लान नहीं। इतिहास में हमेशा यही होता है, जब तानाशाह गिरता है, सत्ता हमेशा उन लोगों को मिलती है जो बेहतर ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। यही हुआ 1917 में रशिया में, और यही हुआ 1989 में रोमानिया में। रोमनाई रेवोल्यूशन के बाद सत्ता किसको मिली? एक नए नाम से आया एक समूह, नेशनल सैल्वेशन फ्रंट, NSF। ये कम्युनिस्ट पार्टी का ही मध्यमार्गी गुट था, जो खुद को लोकतांत्रिक नेता बताकर सामने आ गया। इसका जनता से कोई रिलेशन नहीं था। यह कम्युनिस्ट अफसरों और अंदरूनी लोगों का ही नेटवर्क था। इसका लीडर इयान इलिस्कू के हाथ में था, जो खुद पार्टी का पुराना अधिकारी था। NSF ने सत्ता पकड़ ली। देश की कंपनियां औने पौने भाव में आपस में ही बांट ली। मकान, जमीन भी सब अपने लोगों को सस्ते में दे दी। आज भी रोमानिया का एलीट क्लास वही पुराने कम्युनिस्ट और उनके परिवार ही है। और जिन लोगों ने जान जोखिम में डालकर रेवोल्यूशन किया, उन्हें कुर्चन भी नहीं मिली, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे। उन्हें पावर स्ट्रक्चर की समझ नहीं थी। 2011 के मिस्र में भी वही कहानी फिर से दोहराई गई। जिस काम को 1989 में टीवी ने किया, उसी काम को 2011 में फेसबुक और ट्विटर ने किया। हजारों लोगों की भीड़ सड़कों पर आ गई। तहरीर स्क्वायर पूरी तरह से भर गया और मुबारक की सरकार गिर गई। लेकिन उसके बाद जनता ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी, सत्ता चलाने का ढांचा नहीं था, कौन और कैसे संभालेगा ये कोई प्लान ही नहीं था। इसलिए सत्ता पहले मुस्लिम ब्रदरहुड ने ली और फिर सेना ने वापस कब्जा कर लिया। इन दोनों जगहों पर सबसे सफल कौन रहा? न जनता, न इंटरनेट, न भीड़, न प्रदर्शन, बल्कि वे लोग जीते जो एक दूसरे के साथ लचीले ढंग से कोऑपरेशन कर रहे थे, जिनके पास ऑर्गेनाइजेशन था, जो डिसिप्लिन थे और पहले से एक टीम बनाकर काम कर रहे थे। इसीलिए रोमानिया में पूरा कम्युनिस्ट और मिस्र में सेना और ब्रदरहुड भीड़ और तानाशाह दोनों से आगे निकल गए। अगर सेपियंस आज दुनिया पर राज कर रहे हैं तो वो इसलिए नहीं कि हम कोई पवित्र या आत्मा से चमकता हुआ अनूठा प्राणी है, बल्कि असली वजह वही है कि हम अकेले ऐसे प्राणी हैं जो बड़े नंबर में बहुत ही लचीले तरीके से आपस में कोऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन जब आप ये मान लेते हो कि हमारी सारी कहानियां पिरामिड, ग्रेट वॉल, चांद पर जाना या DNA समझना इंसानों के बड़े पैमाने पर मिलकर काम करने की वजह से बनी है, तो फिर ये सोचना मुश्किल हो जाता है कि मनुष्य का जीवन बाकी से ज्यादा पवित्र है। मधुमक्खियों का एक झुंड किसी अकेली तितली से ज्यादा ताकतवर होता है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है मधुमक्खी ज्यादा पवित्र है। बेहतर सहयोग करने की वजह से मनुष्य चंद्रमा पर जा सकते हैं और चिंपैंजी बस पत्थर फेंकते रह जाते हैं।
ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम इतने अच्छे से सहयोग कर ही क्यों पाते हैं। ज्यादातर सामाजिक जानवर, चिंपैंजी, भेड़िए, डॉल्फिन आपस में तभी तक सहयोग कर सकते हैं जब वो एक दूसरे को अच्छी तरह पहचानते हो। उन्हें रिश्ता चाहिए, डोमिनेंस, हायरार्की चाहिए, भरोसा या डर चाहिए। अजनबी आते ही वो चीखते हैं, लड़ते हैं या भाग जाते हैं। यहाँ राइटर एक बोनोबो चिंपैंजी का एग्जाम्पल देते हैं। बोनोबो, जो कि चिंपैंजीज की एक स्पीसीज है, तनाव मिटाने और रिश्ता बनाने के लिए सेक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए उनके यहाँ होमोसेक्सुअल बिहेवियर भी बहुत सामान्य है। दो अजनबी बोनो ग्रुप मिले तो पहले चीख पुकार, फिर ग्रुप की फीमेल आगे जाकर सेक्स का इनविटेशन देती है। मिनटों में ही पूरा बैटलफील्ड बेडरूम में बदल जाता है। मनुष्य में ये दोनों स्टाइल देखे जा सकते हैं। कभी हम चिंपैंजी की तरह पावर हायरार्की बनाते हैं, कभी बोनोबो की तरह सेक्स का इस्तेमाल करते हुए रिश्ते बनाते हैं। रिसर्च बताती है कि इंसान ज्यादा से ज्यादा 150 लोगों के साथ ही करीबी रिश्ता रख सकता है, चाहे वो प्यार का हो या दुश्मनी का। इसीलिए बड़ी सभ्यता, देश, सेना, उद्योग रिश्तों पर नहीं चलते, बल्कि इनकी जड़ कुछ और है। जो मनोवैज्ञानिक, इकोनॉमिस्ट और समाजशास्त्री छोटे छोटे 20 से 50 लोगों के समूहों पर एक्सपेरिमेंट करके समाज को समझने की कोशिश करते हैं, उनके लिए बात बहुत खराब है। 10 करोड़ की आबादी वाला एक देश 100 लोगों वाले प्रयोग जैसा बिल्कुल भी व्यवहार नहीं करता। बड़ी आबादी के नियम अलग होते हैं। उनका सहयोग, राजनीति, भावनाएं और पावर स्ट्रक्चर पूरी तरह बदल जाते हैं। अल्टीमेटम गेम या कैप्चिनो बंदरों के एक्सपेरिमेंट बताते हैं कि छोटे ग्रुप के लोग जजमेंट, फेयरनेस और इंसाफ की उम्मीद करते हैं, लेकिन बड़ी आबादी होने पर ये सारे रूल बदल जाते हैं। अगर वही एक्सपेरिमेंट 10 लाख लोगों पर किया जाए और 100 अरब डॉलर बांटने हो तो क्या होगा? दोनों तरफ लीडर बनेंगे। ये नेता पैसा बांटने का फैसला करेंगे। 90 अरब खुद रख लेंगे, 10 अरब जनता को दिखाएंगे, फिर जनता के अंदर उठने वाले विद्रोह को दबाएंगे और अनसेटिस्फाइड लोगों को डर और इनाम दोनों देंगे। हरारी आगे बताते हैं कि बड़े पैमाने पर सहयोग कैसे टिकता है। यह तभी तक चलता है जब लोग मानते हैं कि ये सिस्टम बनाए रखना भगवान का ऑर्डर है, ये सोशल लॉ, नेचर का रूल है, या फिर उसे लगे कि यही इटरनल ट्रूथ है। जब तक लोग किसी एक बड़े झूठ, मिथ या बड़े विश्वास को सच मानते रहते हैं, वे आज्ञाकारी भी रहते हैं और सहयोग भी करते हैं। बड़े लेवल का सहयोग इक्वल टू बड़े लेवल का कोई आपस में शेयर्ड फिक्शन। ये वो इमेजिनेटेड कहानियां हैं जिन्हें हम ग्रेविटी जितना सच मानते हैं। जैसे पुराने समय में था, यदि तुम इंद्र को 10 बैल चढ़ाओगे तो बारिश होगी, यदि तुम अपने माता पिता का सम्मान करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो नर्क में जाओगे। जब तक पूरे क्षेत्र के लोग एक ही कहानी में विश्वास करते हैं, वे एक जैसे नियम मानते हैं, एक दूसरे की हरकतें समझ पाते हैं और बड़े पैमाने पर आपस में सहयोग कर पाते हैं। इसीलिए हम आइडेंटिटी मार्कर्स भी बनाते हैं, जैसे पगड़ी, सूट, क्रॉस, किप्पा, तिलक या कोई यूनिफॉर्म। इनका मतलब होता है मैं भी तुम्हारी तरह उसी कहानी पर विश्वास करता हूँ और तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। पर यह काम चिंपैंजी क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि चिंपैंजी स्टोरीज नहीं बना सकते, वे शेयर्ड मिथ नहीं बना पाते, वे इमेजिनरी ऑर्डर पर विश्वास नहीं कर पाते। यही वजह है कि वे 150 से ज्यादा की टीमों में कभी कोऑपरेट नहीं कर पाए, और यही वजह है कि होमो सेपियंस इस प्लेनेट के मालिक हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि दुनिया में सिर्फ 2 तरह की रियलिटी होती है, एक ऑब्जेक्टिव जो हमारे बिलीव से अलग भी हो सकती है और साथ में सच भी, दूसरी सब्जेक्टिव जो सिर्फ मेरे अंदर है और मेरे एक्सपीरियंस में ही सच होती है। लेकिन असली खेल यहाँ नहीं, असली तीसरी दुनिया है इंटर सब्जेक्टिव रियलिटी की, यानी कलेक्टिव इमेजिनेशन, हम सबकी एक शेयर्ड कहानी। यहाँ ऑब्जेक्टिव रियलिटी क्या है? जैसे ग्रेविटी, आप मानो या ना मानो, एप्पल आपके सिर पर वैसे ही गिरेगा। न्यूटन के पैदा होने से पहले भी ये था और आज भी है और कल भी यही रहेगा। सेकंड है सब्जेक्टिव रियलिटी, जैसे तुम्हारे सिर का दर्द, डॉक्टर कुछ भी बोले, तुम्हें दर्द महसूस हो रहा है तो तुम्हारे लिए 100% असली है। लेकिन असली ट्विस्ट
लोग जैसे ही देखते हैं कि इतने सारे लोग किसी चीज पर विश्वास कर रहे हैं तो वो तुरंत मान लेते हैं या तो ये सब्जेक्टिव होगा या फिर ऑब्जेक्टिव ट्रूथ होगा। बट यहाँ आता है थर्ड लेवल, इंटर सब्जेक्टिव। ये न तो आपकी निजी दुनिया है और न ही बाहर की भौतिक। ये वो दुनिया है जो लाखों लोग मिलकर बनाते हैं, इसलिए सच बन जाती है। यहाँ राइटर एक एग्जाम्पल देता है, किसका? मनी का। हम डॉलर का नोट ना पहन सकते, ना खा सकते, ना पी सकते, लेकिन जब तक अरबों लोग इस कागज को वैल्यू वाला मानते हैं तब तक ये ब्रेड, क्लोथ और फोन सब दिला सकता है। अगर सिर्फ एक दो दुकानदार इसे ठुकरा दे तो कोई फर्क नहीं, लेकिन अगर पूरा शहर कह दे कि मैं इसे नहीं मानता तो उस दिन डॉलर सिर्फ एक हरे कागज का टुकड़ा ही बच जाएगा। और ऐसा असल में होता भी है। 3 नवंबर 1985 को म्यांमार सरकार ने अचानक एक ऑर्डर दिया कि 25, 50 और 100 क्याट यहाँ उनकी लोकल करेंसी है, ये सब नोट अब मुद्रा में नहीं रहेंगे, यानी डीमोनेटाइजेशन। लोगों की सारी सेविंग एक झटके में कचरा बन गई। फिर नेता ने अपने जन्मदिन पर 75 क्याट का नया नोट जारी कर दिया। 75 का क्यों? क्योंकि ये उसका लकी नंबर था। और एक साल बाद फिर वो 75 वाला भी बंद कर दिया। मतलब पैसा रियल नहीं, सिर्फ एक शेयर्ड बिलीफ है। यही कहानियां कानून, देवता, साम्राज्य सब पर लागू होती है। यहाँ राइटर एक और एग्जाम्पल देते हैं कि एक वक्त था जब ज्यूस और हीरा रियल पावर माने जाते थे। एक टाइम था जब सोचा जाता था यूएसएसआर पूरे वर्ल्ड पर कंट्रोल कर सकता है। और फिर आता है 8 दिसंबर 1991, जहां 3 नेताओं के एक साइन ने यूएसएसआर खत्म कर दिया। इतने बड़े साम्राज्य का अंत सिर्फ एक दिमागी धारणा के बदलते ही हो गया। एक्सेप्ट करना आसान, मगर अपने बिलीफ पर नहीं। दूसरों के देवता को मिथ बोलना बहुत आसान है, पर जब सवाल अपने मिथ पर आता है तो आदमी नहीं मानता। जैसे हिंदू बोलेंगे यूनानी देवता बस एक कहानी है, रोमन स्टोरीज भी एक सिर्फ इमेजिनेशन है। ज्यूस को बिल्कुल भी देवता नहीं मानेंगे। लेकिन जब बात अपने रिलीजन, अपने नेशन और वैल्यूज पर आती है तो मन नहीं मानता कि ये कलेक्टिव फिक्शन हो सकता है, क्योंकि इन्हीं कहानियों से हमारी जिंदगी को एक मीनिंग मिलता है। इन्हीं पर हमारे त्याग, संघर्ष सब टिके होते हैं और इन्हीं से हमें नई आइडेंटिटी मिलती है। ज्यादातर लोगों की जिंदगी का अर्थ उसी कहानी से आता है जो वो एक दूसरे को बताते हैं। मिथ, नेशनलिज्म, पैसा, कानून, ये सब इमेजिन ऑर्डर्स हैं, लेकिन जब उन पर विश्वास करते हैं तो ये पहाड़ की तरह असली ही लगते हैं। यहाँ राइटर आगे एक क्रूसेड का एग्जाम्पल देते हैं। वो एक सीन बनाते हैं। एक थका हारा योद्धा घोड़े पर सवार होकर किले के दरवाजे पर पहुंचता है। उसने कांपती आवाज में खबर सुनाई, सलाउद्दीन ने युद्ध में ईसाई सेना को हरा दिया है, यरूशलेम हार चुका है, पोप ने नया धर्म युद्ध यानी क्रूसेड बुलाया है और जो इसमें मरेगा वो सीधा हेवन में जाएगा। किला घबराहट से भर गया, लेकिन जॉन, जो सिर्फ एक 18 साल का नौजवान था, उसने ऊंची आवाज में कहा, मैं विधर्मियों से लड़ने जा रहा हूं। या विधर्मी वो मुस्लिम्स को बोल रहे हैं, और पवित्र भूमि यानी जेरूसलम को आजाद कराऊंगा। एक पल के लिए सब शांत हो गए, फिर हर तरफ खुशी और आंसू फैल गए। उसकी मां ने उसे गले लगाया, पिता ने गर्व से उसकी पीठ थपथपाई। 2 दोस्त उसके साथ जाने को तैयार भी हो गए, यहाँ तक कि उसके दुश्मन भी उसे वेल विशेष देने के लिए आए। जब जॉन किले से बाहर निकला, गांव वाले रास्ते पर खड़े होकर हाथ हिला रहे थे। गांव की लड़कियां उसे गर्व और मोह से देख रही थी। यूरोप में जहाजों, शहरों और अलग अलग देशों से गुजरते हुए सैकड़ों योद्धा उसी विश्वास के साथ जुड़ते चले गए। जब वे पवित्र भूमि यानी यरूशलेम पहुंचे और सलाउद्दीन से लड़े तो जॉन हैरान रह गया। दुश्मन सरसन, जो कि मुस्लिम थे, वो भी वही बात मानते थे। उनकी सोच थी कि ईसाई गलत है और मुसलमान सही, लेकिन दोनों एक चीज पर सहमत थे, ईश्वर के लिए लड़ने वाला मरकर सीधा स्वर्ग जाता है। धीरे धीरे मध्यकालीन दुनिया ने जॉन के चारों तरफ अर्थ का जाल बुन दिया।
इतने लोग इतने भरोसे से एक ही कहानी मानते थे कि जॉन के लिए सोचना असंभव था कि ये सब इमेजिनेशन भी हो सकता है। अगर उसके माता पिता, दोस्त, पादरी, सामंत, पोप, प्रोविंसेस और सिलसिले के योद्धा और यहाँ तक कि मुसलमान दुश्मन भी एक जैसी बात मानते थे, तो ये सब गलत कैसे हो सकता है। फिर समय बदला, उसके माता पिता मरे, दोस्त मरे, किले जलकर खंडर बने, मंदिरों के कांच टूटकर बदल दिए गए। जहां कभी धर्मयुद्ध के नायक की तस्वीरें थी, वहां अब दूसरे राजाओं की जीत की झलकियां थी। कॉलेजेस में विद्वान धीरे धीरे फुसफुसाने लगे, शायद आत्मा जैसा कुछ नहीं होता। और सैकड़ों साल बाद जहां जॉन का किला था, वहां अब एक शॉपिंग मॉल है। चर्च खाली है, पर एक बार पादरी जापानी पर्यटकों को चटकारे लेकर पुराने चित्र दिखा रहा है। बाहर किशोर अपने आईफोन पर जॉन लेनिन नाम का इमेजिनेशन सुन रहे हैं। पास में एक पाकिस्तानी सफाई कर्मचारी झाड़ू लगा रहा है और उसी समय रेडियो पर समाचार बजते हैं। सीरिया में फिर लड़ाई, संयुक्त राष्ट्र में बहस बेनतीजा खत्म। अचानक अगर आज कोई अंग्रेज यंग बच्चा यीशु के नाम पर पवित्र भूमि वापस लेने की बात कह दे तो लोग उसे पागल समझेंगे। लेकिन अगर वही किशोर सीरिया के शरणार्थियों के ह्यूमन राइट बचाने की बात करे तो लोग उसे हीरो मान लेंगे। मध्य युग में उल्टा था, मानव अधिकार जैसा शब्द ही मौजूद नहीं था। मुसलमानों को बचाने जाना मतलब पागलपन। लोग अपने अपने अर्थ के जालियां बुनते थे, पीढ़ियों उन पर भरोसा करते और फिर समय बदलते वो जाल गिर जाता। पीछे मुड़कर देखने पर धर्मयुद्ध एक पागलपन लगता है, कोल्ड वॉर उससे भी बड़ा पागलपन। और ये भी मुमकिन है 100 साल बाद डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट, नेशनलिज्म पर हमारा भरोसा हमारी आने वाली जनरेशन को भी उतना ही अजीब लगे जितना आज का विचार। होमो सैपियंस आज दुनिया पर राज इसलिए करते हैं कि उनके पास एक अनोखी पावर है। हम शेयर्ड इमेजिनेशन का जाल बन सकते हैं, यानी ऐसे कानून, नियम, सत्ता, अधिकार, देश, धर्म जिनका असली वजूद साझा कल्पना में ही होता है। ये कहानियों का जाल ही इंसान को धर्मयुद्ध, क्रांति और ह्यूमन राइट जैसे बड़े रेवोल्यूशन शुरू करने की ताकत देता है। जानवर भी इमेजिनेशन कर सकते हैं, लेकिन सीमित। बिल्ली चूहे को न देखकर भी उसके स्वाद, रंग और चलने की अंदाज की कल्पना कर सकती है, लेकिन बिल्ली क्या अमेरिकन डॉलर, गूगल कंपनी, यूरोपियन यूनियन इन सब चीजों की कल्पना कभी नहीं कर सकती, क्योंकि ये सिर्फ इंसानी दिमाग से बने शेड फिक्शंस हैं। जानवर की भाषा सिर्फ असली दुनिया को डिस्क्राइब कर सकती है, कहाँ खाना है और कहाँ खतरा, लेकिन इंसान पूरी नई दुनिया बना देते हैं, जैसे पैसा, नेशन, अदालतें, कंपनियां, कॉन्स्टिट्यूशन। पिछले 70,000 सालों में इन इमेजिन रियलिटीज ने इतनी ताकत हासिल कर ली है कि आज पूरी धरती इन्हीं पर चलती है। असली दुनिया का भविष्य सिर्फ इमेजिनेशन पर निर्भर है। चिंपैंजी, हाथी, अमेजन के जंगल, आर्कटिक के ग्लेशियर, इनका भविष्य तय करेगा यूरोपियन यूनियन क्या फैसला करती है, वर्ल्ड बैंक कितनी फंडिंग रोकता है, यानी उन संस्थाओं के फैसले जिनका असली अस्तित्व कागज, कानून और हमारी कल्पना में है। शेर तेज भाग सकता है, हमला कर सकता है, दांत गड़ा सकता है, लेकिन शेर बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता। शेर कोर्ट में केस नहीं कर सकता। आज के समय में केस लड़ने जाने वाला आदमी सवाना के सबसे खतरनाक शेर से भी ज्यादा ताकतवर है। इसी वजह से हिस्टोरियन और बायोलॉजी अलग अलग खड़े हो जाते हैं। बायोलॉजिस्ट को राष्ट्र, भगवान, मानवाधिकार, पैसा इन सब से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये सब चीजें फिजिकल हैं। लेकिन हिस्टोरियन और इकोनॉमिस्ट जानते हैं उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया अलग अलग जीन्स की वजह से नहीं, बल्कि अलग अलग कहानियों, अलग अलग विश्वास की वजह से अलग रास्ता चुना है। क्योंकि एक दिन विज्ञान सब कुछ समझ लेगा। हो सकता है एक दिन न्यूरोसाइंस हमें ये बता दे कम्युनिज्म कैसे दिमाग में बनता है, क्रूसेड किस हार्मोनल पैटर्न से पैदा होते हैं। लेकिन अभी वो दिन बहुत दूर है, शायद उससे पहले ये होगा। इंसानी फिक्शंस डीएनए बदलने लगेगी, राजनीति जलवायु बदल देगी, डिजिटल दुनिया भूगोल से ज्यादा ताकतवर हो जाएंगी। फिक्शन सिर्फ किताबें वाले नहीं, बल्कि राष्ट्रवाद, धर्म, पैसे का सिस्टम, मानव अधिकार, एआई का फ्यूचर, डिजिटल कहानियां, ये कहानियां जंगल, बर्फ, प्लेनेट सब कुछ
बदलने की क्षमता रखती है। इसीलिए अगर भविष्य समझना है तो सिर्फ जीन्स और नंबर नहीं पढ़ने पड़ेंगे, हमें उन शेयर्ड फिक्शंस को भी समझना पड़ेगा जो इंसानी दुनिया को एक नया मतलब देती है। चैप्टर 4, कहानीकार। जानवर जैसे बंदर, हिरन, शेर दो तरह की दुनिया में जीते हैं। बाहर की असली दुनिया जैसे पेड़, पत्थर, नदी, और अंदर की फीलिंग्स जैसे डर, खुशी, भूख और इच्छा। पर होमो सैपियंस की दुनिया 3 लेयर वाली है। इसमें पहली लेयर है असली चीजों की, यानी पेड़, नदी, नाले। दूसरी है अंदर की फीलिंग्स, यानी डर, आनंद, खुशी, जेलियस। और तीसरी लेयर है जो कि सबसे अलग है, वो है हमारी कहानी बनाने की कला, जैसे पैसा, देवता, राष्ट्र और कंपनियां। हमारी दुनिया सिर्फ रियलिटी से नहीं बल्कि फिक्शन प्लस इमेजिनेशन से भी बनी है। धीरे धीरे इतिहास में देवता, देश, कंपनियां हमारे डर, लालच और सपनों से भी ज्यादा ताकतवर बन गए। आज भी नदियां मौजूद हैं, इंसान के डर की इच्छाएं भी मौजूद हैं, लेकिन जीसस, फ्रांस रिपब्लिक, एप्पल एसेट्रा जैसी कहानियां नदियों को रोक सकती है, रिडायरेक्ट कर सकती है और इंसानों की सबसे गहरी इच्छाओं को शेप दे सकती है। आने वाली टेक्नोलॉजी इन फिक्शंस को और स्ट्रॉन्ग करने वाली है, इसलिए समझना जरूरी है कि ये कहानियां शुरू कैसे हुई। सच्चाई ये है, इंसान खुद इतिहास नहीं बनाता बल्कि कहानियों का जाल इतिहास को खींचकर आगे बढ़ाता है। हमारे अंदर की एबिलिटीज, दिमाग, शरीर पाषाण युग से आज तक नहीं बदले हैं, लेकिन फिक्शन नेटवर्क पाषाण युग से उठकर आज सिलिकॉन युग तक पहुंच गया है। यह सिलसिला शुरू हुआ लगभग 17,000 साल पहले, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के बाद। उस समय होमो सैपियंस ने पहली बार ऐसी चीजें यूज करना शुरू किया जिनका अस्तित्व सिर्फ इमेजिनेशन में था। इसके बाद 60,000 साल तक कई तरह की छोटी छोटी स्थानीय यानी लोकल कहानियां बनी, जैसे पूर्वजों की आत्माएं, मंदिर की देवी या खास सीपियां जिनकी कीमत सिर्फ उसी इलाके में होती थी। इन कहानियों ने सैकड़ों, हजारों लोगों को एक साथ मिलकर काम करने लायक बनाया। नियंदरथाल्स या चिंपैंजी ऐसा नहीं कर पाते थे, लेकिन फिर भी हंटर गैदरर वाली जिंदगी में किसी बड़े शहर या राज्य को सस्टेन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इसीलिए वो पाषाण युग की कथाएं बहुत शक्तिशाली नहीं बन पाई। फिर आया असली गेम चेंजर यानी फार्मिंग। लगभग 12,000 साल पहले खेती की वजह से हजारों लोगों वाले शहर बन सके, बड़ी बड़ी सेनाएं खड़ी हो सकी, सरप्लस फूड मिलना शुरू हुआ। यह भौतिक आधार था जिसने इंटर सब्जेक्टिव यानी शेयर्ड बिलीफ वाली स्टोरीज को बहुत बड़ा कर दिया। लेकिन एक समस्या अभी भी बची हुई थी। उस समय कहानियां सुरक्षित कैसे रखें? लोग मेमोरी पर चलते थे और दिमाग की क्षमता तो लिमिटेड थी। किसान युग में देवताओं की कहानी सबसे बड़ा सिस्टम बन गई। लोग टेम्पल बिल्ड करने लगे, नए नए फेस्टिवल बनाते थे, टैक्स देते और भूमि पर चढ़ावा भी देते थे। 6,000 साल पहले सुमेर के शहरों में मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं बल्कि पॉलिटिकल प्लस इकोनॉमिक पावर सेंटर थे। देवता असल में वही रोल निभा रहे थे जो आज ब्रांड्स और बड़े बड़े कॉरपोरेशन निभाते हैं। जैसे आज गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, तब थे एनकी और इयाना, ये दोनों देवता थे सुमेरियंस के। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? दोनों ही जमीन रखते हैं, लोग इनके लिए काम करते हैं, ये लोगों को सैलरीज और लोन देते हैं, नहरें, बांध और नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं। देवता इमोर्टल कॉर्पोरेशन की तरह थे, उनका कोई बच्चा नहीं, कोई विरासत का झगड़ा नहीं, इसीलिए उनकी ताकत लगातार बढ़ती गई। पुराने सेमेरियंस के लिए एनकी और एना उतने ही रियल थे जितना आज हमारे लिए एप्पल और गूगल है। अब देवता अपना कारोबार खुद नहीं चलाते थे, क्योंकि असल में उनका वजूद सिर्फ मानव की इमेजिनेशन में था। मंदिर के पुरोहित पूरा सिस्टम चलाते थे, वैसे ही जैसे आज गूगल या माइक्रोसॉफ्ट को ह्यूमन एम्प्लॉयज की जरूरत होती है। लेकिन जैसे जैसे देवता के नाम पर और ज्यादा जमीन, पैसा, खेत, कर्मचारी बढ़ते गए, वैसे वैसे पुरोहितों के लिए सब संभालना मुश्किल होता गया। वे इंसान थे, गलती करने वाले और भूल जाने वाले। उन्हें याद ही नहीं रहता था कि कौन सा खेत किस देवी का है, किसको सैलरी मिल चुकी है और किसको नहीं, कौन रेंट नहीं दे रहा और कौन कितना इंटरेस्ट देगा। इसी वजह से दुनिया में हजारों साल तक बड़े राज्य, बड़े साम्राज्य या बड़ा धर्म नहीं बन पाए।
क्योंकि मानव दिमाग की कैपेसिटी एक लिमिटेड है। फिर लगभग 5000 साल पहले दो गेम चेंजर पैदा हुए। पहला था राइटिंग और दूसरा मनी। दोनों एक ही जगह एक ही वक्त में पैदा हुए। इन दोनों ने इंसान की दिमाग की सारी सीमाएं तोड़ दी। इनके आने के बाद कर वसूलना आसान था, हजारों लाखों लोगों का हिसाब रखना आसान, बड़ी नौकरशाहियां चलाना आसान, विशाल राज्यों का निर्माण आसान। सुमेर में ये राज्य देवताओं के नाम पर चलते थे और पड़ोस के मिस्र में लोगों ने इससे भी एक कदम आगे बढ़कर देवताओं को ही जिंदा राजा बना लिया, जिन्हें हम बोलते थे फेरो, मतलब लिविंग गॉड। पूरा मिस्र उसी देवता का था, हर इंसान, हर जमीन, हर कर, सब उसका। लेकिन असल काम हजारों अफसर करते थे। फेरो कभी क्रूर राजा बन जाता, कभी पार्टियां करके दिन गुजारता, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा चलता रहता। नौकरशाह पूरे मिस्र में घूमते थे। वे देखते कितना टैक्स आया है, कितना गेहूं भरा है, नहरें साफ करने में कितना समय लगेगा, फेरो के हरम के लिए कितनी बतखें भेजनी है। यहाँ तक कि जब फेरो मर जाता उसको सजाकर कब्र में रख दिया जाता था, तब भी सिस्टम चलता रहता। क्योंकि असली फेरो वह नहीं था जो महल में बैठा था। असली फेरो वह इमेजिन्ड देवता था जो लोगों की साझा कहानियों में रहता था। इसी तरह फेरो की तुलना आज के ब्रांड से की जाती है, जैसे एल्विस पर्सली। एल्विस एक इंसान था, खाता था, सोता था, थकता था, लेकिन उससे बड़ा था एल्विस नाम का ब्रांड। यह ब्रांड पोस्टर बेचता था, टिकट बेचता था, रॉयल्टी कमाता, और असल काम उसके एजेंट्स, लॉयर और प्रोड्यूसर करते थे। एल्विस मर भी गया, लेकिन ब्रांड जिंदा रहा। आज भी लोग ग्रीसलैंड में जाकर तीर्थ यात्रा करते हैं। राइटिंग आने से पहले किस्से कहानियां इंसान के दिमाग से बंधी होती थी, लेकिन मानव दिमाग तो लिमिटेड है, तो बहुत लंबी, बहुत जटिल कहानियां याद रखना नामुमकिन था। लेकिन जैसे ही लेखन आ गया, दिमाग की लिमिट टूट गई। अब कहानी दिमाग में नहीं, मिट्टी की पट्टी, भोजन पत्र या दस्तावेजों में स्टोर होने लगी। किसी मिस्र आदमी को फेरो की सारी जमीनें याद नहीं रखनी पड़ती थी। एल्विस ने कभी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़े जिन पर उसके नाम से साइन होते थे। कोई आदमी यूरोपियन यूनियन के सारे रूल्स नहीं जानता था। कोई बैंक मालिक दुनिया के हर डॉलर का हिसाब नहीं रखता था। लेकिन ये सारी चीजें लिखी होती थी। दस्तावेज ही तय करते कि फेरो कौन है, एल्विस ब्रांड कैसे चलता है, ईयू कैसे काम करता है, या डॉलर की असली पावर क्या है। लेखन ने इंसानों को, पूरे समाज को एल्गोरिदम की तरह चलने की ताकत दी। एल्गोरिदम मतलब कदम दर कदम बना हुआ सिस्टम जो डिसीजन लेता, कैलकुलेशन करता और हर प्रॉब्लम का हल करता था। पुराने अनएजुकेटेड समाजों में सारी कैलकुलेशन दिमाग में होती थी। एजुकेटेड समाज में हर इंसान एक बड़े एल्गोरिदम का बस एक छोटा सा हिस्सा बन जाता है। और यही है ब्यूरोक्रेसी। जैसे एक मॉडर्न हॉस्पिटल, रिसेप्शनिस्ट को आप फॉर्म देते हैं, आपको जवाब आगे नर्स को भेजे जाते हैं। नर्स रूल्स देखकर इनिशियल जांच करती है। डॉक्टर उन्हीं नियमों के हिसाब से आपको किस वार्ड में भेजना है ये तय करते हैं। फिर एक्सरे, एमआरआई, ब्लड टेस्ट सब रूल बुक के हिसाब से चलते हैं। आखिर में स्पेशलिस्ट डेटा देखकर यह तय करता है कौन सी दवा देनी है और कौन सी जांच बाकी है। पूरा काम एक एल्गोरिदम करता है, न कि रिसेप्शनिस्ट या डॉक्टर का मूड। इसी तरह सेना, स्कूल, जल, कॉरपोरेशन और प्राचीन राज्य सब एल्गोरिदम से चलते थे। मिस्र में भी यही था। फेरो खुद सब नहीं चलाता था, असली ताकत उस सिस्टम की थी जो हजारों अफसर और लिखे हुए रिकॉर्ड मिलकर चलाते थे। फेरो सेनुसेट थर्ड और उसके बेटे अमेनेमेहत थर्ड ने एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बनाई। नील नदी को मोड़कर फेम घाटी के एक विशाल आर्टिफिशियल झील बना दी, 130 बिलियन गैलन पानी की क्षमता वाली। इससे बाढ़ें रोकी गई, सूखे में पानी बचा, रेगिस्तान में घिरी दलदली जमीन उपजाऊ खेत बन गई। नई झील के किनारे एक शहर बसाया गया, शादेत, यूनानी नाम क्रोकोडोलोपोलिस, यानी मगरमच्छों का शहर। यहाँ का मुख्य मंदिर साबेक देवता का था, जिसे फेरो का ही रूप माना जाता। मंदिर में एक जिंदा मगरमच्छ रहता था, नाम पैसू सोंग। वह सबके लिए एक लिविंग अवतार माना जाता था। पुरोहित उसे खिलाते, खिलौने देते, उसको सोने का लबादा और रत्नों का मुकुट पहनाते, क्योंकि पेत्सू सोच उनका ब्रांड था। उनकी पावर, उनकी कमाई उसी पर निर्भर थी। जब वह मरता तुरंत नया मगरमच्छ चुन लिया जाता और पुराने की मम्मी बनाकर पूजा जारी रहती।
इस समय मिस्र वालों के पास नए बुलडोजर था और नए डायनामाइट था। यहाँ तक कि लोहे के औजार भी नहीं थे। पहिया भी आम इस्तेमाल में नहीं था, क्योंकि 1500 BC तक मिस्र में व्हील रेयरली ही यूज होता था। उनके लिए ब्रोंज ही हाई टेक था, वो भी इतना महंगा कि ज्यादातर कंस्ट्रक्शन पत्थर और लकड़ी के औजारों से होता था। औजार सीधे हाथ से चलाए जाते थे। कई लोग आज भी सोचते, इतने बड़े बड़े पिरामिड, इतने विशाल बांध, इतनी बड़ी झील बिना मशीन और बिना लोहे के कैसे बन सकती है। तो फिर थ्योरीज आती हैं, ये एलियंस ने बनाए होंगे, बाहर की दुनिया से आए लोग होंगे। लेकिन असली सच बहुत सिंपल है। मिस्र ने यह सब अलौकिक ताकत से नहीं, सुपर ऑर्गेनाइजेशन से किया था। हजारों ट्रेंड अधिकारियों का सिस्टम, दसियों हजार मजदूरों की टीम, सालों तक उनका खाना पानी रहना सब कुछ मैनेज किया जाता था। जब इतने लोग दशकों तक लगातार एक साथ काम करें तो पत्थर के औजारों से पिरामिड और झील बन जाती है। फैरो खुद तो कुछ नहीं करता था, वो न कर वसूलता, न नक्शा बनाता, न खुद मिट्टी खोदता था। लेकिन लोग मानते थे फैरो देवता है, वो सबके देवता, उनकी रक्षा करता है, उनकी प्रार्थना नील को बाढ़ और सूखे से बचाती है। ये विश्वास ही उसकी असली ताकत था। फैरो और सोबेक मगरमच्छ असल में कल्पित शक्तियां थे। वे खुद नदी का पानी न तो बढ़ाते थे न घटाते। लेकिन जब लाखों लोग उस कहानी पर विश्वास करें और उसी विश्वास के नाम पर बांध बनाए, नहरें खोदे और कृषि सुधार करे, तो बाढ़ रुक जाती है और सूखा दुर्लभ हो जाता है। कहानी की ताकत एक्चुअल दुनिया को बदल देती है। इसीलिए सुमेर के देवताओं से भी ज्यादा मिस्र के देवता ताकतवर थे। उन्होंने शहर खड़े करवाए, फौजें बनाई, लाखों इंसान, गायों और मगरमच्छों की जिंदगियां चलाई। सब इमेजिनेशन की ताकत से। आज भी हम यही करते हैं। हम कहते हैं अमेरिका ने एटम बॉम्ब बनाया, चाइना ने 3 गोर्ज डैम बनाया, गूगल सेल्फ ड्राइविंग कार बना रहा है। लेकिन असल में अमेरिका, चाइना, गूगल भी इमेजिनेशन में बने हुए ग्रुप हैं, जैसे फेरो और सोबाक थे। फिर हम अजीब क्यों मानते हैं जब कहा जाए फैरो ने झील बनाई, सोबोक ने नहरें खोदी। दोनों स्टेटमेंट लगभग एक जैसे नेचर की ही तो हैं। वैसे राइटिंग असली जिंदगी में हमेशा फायदेमंद नहीं होती, कई बार तो सीधी तबाही ला देती है। एग्जाम्पल, माओ का ग्रेट लीप फॉरवर्ड। 1958 से 61 में माओ ने फैसला लिया, चीन को बहुत तेजी से सुपर पावर बनाना है। इसीलिए आदेश आया, खेतों की पैदावार दुगनी करो, तिगनी भी करो, किसी भी तरह बढ़ाओ। नीचे तक ये आदेश ऐसे ऐसे हिसाबों के साथ पहुंचा जो सच में होना नामुमकिन था। डर और चापलूसी का असर इतना कि गांव वाले अधिकारी से डरते थे, कह नहीं सकते थे कि ये तो असंभव है। इसलिए उन्होंने आंकड़े गलत लिखना शुरू किए। कोई 10 टन को 20 लिखता, आगे वाला 200 बना देता। ऊपर पहुंचते पहुंचते एक एक जीरो अपने आप जुड़ता गया। सरकार को रिपोर्ट मिली, असली से 50% ज्यादा अनाज पैदा हुआ है। सरकार ने विश्वास कर लिया और फिर हुआ सबसे बड़ा अकाल। चीन ने सोचा सरप्लस बहुत है तो लाखों टन चावल दूसरे देश को बेच दिए। लेकिन असल में पीछे कुछ बचा ही नहीं था। नतीजा इतिहास के सबसे बड़े अकालों में से एक, करोड़ों लोग भूख से मारे गए। सेम यही मिस्टेक तांजानिया में भी अपनाई गई, वही मिस्टेक कॉपी पेस्ट। ये सारी नकली सफलताओं की रिपोर्ट दुनिया भर में फैल गई। तंजानिया के राष्ट्रपति जूलियस नेरे ने चीन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कलेक्टिव फार्मिंग शुरू कर दी। किसान बोले ये काम नहीं करेगा, लेकिन सरकार ने सेना भेजकर गांव तोड़ दिए और लोगों को जबरदस्ती नए फार्म में बसाया गया। जब लोग वहां पहुंचे तो ना घर था, ना खेत, ना औजार, कुछ भी नहीं। रिपोर्टों में सब सही लिखा गया, पर असल में तंजानिया अफ्रीका के सबसे बड़े अनाज निर्यातक देश से एक ऐसा देश बन गया जो अपना खाना भी बाहर से खरीदता था। चैप्टर 5, विषम जोड़ा। किससे हमेशा से ह्यूमन सोसाइटी की नींव रहे हैं। देवता, राष्ट्र और कंपनियों के बारे में बनी कहानियां इतनी पावरफुल हो गई कि उन्होंने असली दुनिया तक को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तोबोक मगरमच्छ जैसे देवता, जन्नत की कहानियां, बाइबल की बातें, इन्होंने लोगों को नहरें, बांध, पिरामिड और चर्च जैसी विशाल चीजें बनाने की ताकत दी। लेकिन एक प्रॉब्लम हमेशा रही, ये सारी मेहनत असली इंसानों के लिए नहीं बल्कि देवताओं और इमेजिनेशन वाली एंटिटीज की महिमा बढ़ाने में लगती थी। पहली नजर में लगता था कि मॉडर्न दुनिया बहुत अलग है,
साइंस आ चुका है, लोग डार्विन, एवोल्यूशन, फिजिक्स को मानते हैं। तो क्या अब हमारी सोसाइटी मिथ से नहीं चलती? लेकिन सच्चाई उल्टी है। साइंस की थ्योरी सच है। सबोक सिर्फ माइंड में बना हुआ एक देवता था, उसकी पूजा ने लोगों को मोटिवेट किया, लेकिन नील नदी का पानी बढ़ाने या घटाने में उसका जीरो रोल था। इसके उलट एंटीबायोटिक्स जैसी चीजें, आप मानो या ना मानो, काम करती है, आपको बचा लेती हैं। इसीलिए मॉडर्न दुनिया सच में पावरफुल बनी है। जहाँ पुराने राजा अकाल महामारियों से निपट नहीं पाए, वहीं साइंस ने कुछ ही सदियों में सब कुछ कर दिखाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम मिथ छोड़ चुके हैं। आज ही मिथ हमारी दुनिया चलाते हैं, बस अपीयरेंस बदल गया है। आज मिथ और भी मजबूत हो गए हैं। साइंस उन्हीं मिथ को और ताकत दे रहा है। कंप्यूटर्स, बायोटेक, एआई, जेनेटिक्स, ये सब मिलकर इंसान की हकीकत को अपनी कहानी के हिसाब से मोल्ड करने दे रहे हैं। रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच लाइन धुंधली होती जा रही है। पहले मिस्र में लोग सुपर क्रोकोडाइल देवता की इमेजिनेशन करते थे। असल में वो बस एक मगरमच्छ था, सुनहरी सजावट के साथ। फैरो भी अमर नहीं था, मरता था, मम्मी बन जाता था और वहीं खत्म। लेकिन आज की साइंस वास्तव में सुपर क्रोकोडाइल बना सकती है और अमीर लोगों को तो ऑलमोस्ट अमर बना सकती है। साइंस मिथ को खत्म नहीं करेगा, कुछ मिथ को पहले से भी ज्यादा ताकत देगा और वो मिथ हमारी दुनिया पर पहले से भी ज्यादा हुकूमत करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, साइंस और रिलीजन का रिश्ता क्या है? लोग कहते रहते हैं कि दोनों एक दूसरे को समझ चुके हैं, लेकिन असलियत दोनों 500 साल से कंफ्यूज्ड शादीशुदा कपल की तरह है। साइंस अभी भी सच ढूंढ रहा है, रिलीजन अभी भी कहानी ढूंढ रहा है। दोनों रोज झगड़ रहे हैं कि कचरा बाहर फेंकने की बारी किसकी है। लोग जब रिलीजन की बात करते हैं तो सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। ज्यादातर लोग रिलीजन को जोड़ देते हैं अंधविश्वास, नेचुरल शक्तियां, आत्माओं, देवताओं या स्पिरिचुअलिटी से। लेकिन रिलीजन इनमें से कुछ भी नहीं है। कोई भी इंसान कभी अपनी मान्यताओं को अंधविश्वास नहीं कहता। हमेशा हमें अपना बिलीफ ही सच लगता है, दूसरों का बिलीफ अंधविश्वास। इसी तरह जो लोग रूहों, दैत्य या परियों में विश्वास करते हैं, उनके लिए ये अलौकिक नहीं बल्कि नॉर्मल नेचर का हिस्सा होता है, जैसे बिच्छू, सांप या जर्म्स। मॉडर्न डॉक्टर कहेगा इन्फेक्शन जर्म्स से होता है, एक तांत्रिक कहेगा बीमारी किसी रूह के घुसने से। दोनों को लगता है यह नेचर का ही पार्ट है। प्रॉब्लम तब होती है जब लोग मान लेते हैं कि दुनिया पूरी तरह समझ लेने के बाद हम रिलीजन को एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं या नहीं। लेकिन ज्यादातर रिलीजन्स ऐसा नहीं करते। रिलीजन कहता है अगर तुम्हें इन्हें इग्नोर करोगे तो तुम कभी ड्रॉट, डिसीज, डिजास्टर जैसी चीजों का असली कारण समझ नहीं पाओगे। रिलीजन को देवता में विश्वास मान लेना भी गलत है, क्योंकि रिलीजन इंसानों ने बनाया है, देवताओं ने नहीं। रिलीजन असल में एक सामूहिक कहानी है जो इंसानी रूल्स और मोरल को ऊपर से मिले आदेश का दर्जा देती है। मतलब समाज का ऑर्डर हमने नहीं बनाया, बल्कि वह किसी हायर पावर के नियमों को फॉलो करता है। एक रिलीजियस व्यक्ति यह कहेगा ये नियम हमने नहीं बनाए, ये तो ऊपर से आए हैं, हम इन्हें बदल नहीं सकते। राइटर यहाँ 3 एग्जाम्पल्स देता है। पहला, यहूदी पिता और सूअर का मांस। बच्चा पूछता है हम पोर्क क्यों नहीं खाते? पिता कहता है ऐसे ही दुनिया चलती है, अगर हम ये रूल तोड़ेंगे तो गॉड हमें सजा देंगे। ये मेरा बनाया रूल नहीं, न रब्बाई का। दुनिया रब्बाई ने नहीं बनाई, गॉड ने बनाई है, और गॉड कहता है मत खाओ बस इसलिए हम नहीं खाते। फिर सेकंड एग्जांपल है 1943 जर्मन एसएस ऑफिसर और उसका बेटा। बच्चा पूछता है हम ज्यूस को क्यों मार रहे हैं? पिता कहता है ऐसे ही दुनिया चलती है, अगर हम ज्यूस को छोड़ देंगे तो दुनिया को बर्बाद कर देंगे। ये मेरा या हिटलर का बनाया रूल नहीं, हिटलर ने तो बस नेचर के रूल समझ लिए हैं। अगर हम इनको इग्नोर करेंगे तो हमारा बुरा हश्र होगा। और अब तीसरा एग्जाम्पल 2016, एक ब्रिटिश पिता और ह्यूमन राइट्स के बीच। बच्चा पूछता है हमें मिडिल ईस्ट के मुसलमानों के ह्यूमन राइट की परवाह क्यों करनी चाहिए? पिता कहता है ऐसे ही ये दुनिया चलती है, हर इंसान की नेचर एक जैसी है, इसलिए सबको नेचुरल राइट मिले हैं। ये मेरा बनाया रूल नहीं, न पार्लियामेंट का। अगर हम दूसरों के राइट का सम्मान नहीं करेंगे तो एक दिन हमारे राइट्स भी खतरे में पड़ जाएंगे।
बहुत से लोग कहते हैं कि रिलीजन बस एक आध्यात्मिक या भगवान में विश्वास है, लेकिन असल में रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी दो बहुत अलग चीजें हैं। रिलीजन एक सौदा है, स्पिरिचुअलिटी एक यात्रा है। रिलीजन कहता है दुनिया ऐसी है, गॉड ने ऐसे रूल्स बनाए हैं, अगर तुम उनका पालन करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा और अगर नहीं करोगे तो पुनिशमेंट। ये साफ साफ रूल सोसाइटी को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। लोग एक ही तरह के वैल्यूज को फॉलो करते हैं जिससे एक बड़ा सिस्टम चल पाता है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी ऐसा नहीं करती। स्पिरिचुअलिटी किसी अननोन रास्ते की तरफ ले जाती है। वहां कोई फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं होता। स्पिरिचुअल जर्नी का पहला कदम होता है कि मैं कौन हूँ, लाइफ का मीनिंग क्या है और सच्चाई क्या है। ज्यादातर लोग सोसाइटी के दिए हुए रेडीमेड जवाब स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल इंसान उन जवाबों से सेटिस्फाइड नहीं होता। वह सवाल के पीछे जाता है, चाहे वो उसे कहीं भी ले जाए। कभी कभी पढ़ाई भी ऐसी यात्रा बन जाती है कि कोई स्टूडेंट इकोनॉमिक्स पढ़ने आया हो, सोचा हो कि वॉल स्ट्रीट में जॉब करेगा, लेकिन पढ़ते पढ़ते उसे ट्रूथ कंपैशन की तरफ अट्रैक्शन महसूस हुई और वह किसी आश्रम में जा पहुंचा या HIV पेशेंट की मदद करने लगा। यही होती है स्पिरिचुअल जर्नी, जहाँ रास्ता बदल जाता है, जहाँ सवाल आपको किसी अनएक्सपेक्टेड जगह पहुंचा देते हैं। ये नाम ही स्पिरिचुअल इसलिए पड़ा क्योंकि पुराने ड्यूलिस्ट रिलीजियंस में माना जाता था एक दुनिया प्योर सोल की है और दूसरी दुनिया मैटर की है। सोल डिवाइन है, बॉडी टेम्परेरी और करप्ट होती है। ड्यूलिज्म कहता था कि बॉडी एक जेल है और हमारी असली जगह बॉडी के बाहर स्पिरिचुअल दुनिया में है। लेकिन शरीर हमें खाने, सेक्स, पावर जैसी टेम्पटिंग डिजायर में फंसा लेता है। हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में भटकते रहते हैं। इसीलिए स्पिरिचुअल पाथ का मतलब था इन भौतिक टेम्पटेशन से बचना और उस असली जगत की तरफ जाना जहां प्योर कॉन्शियसनेस है। इसलिए आज जब भी हम किसी जर्नी में रेगुलर दुनिया की आदतों पर सवाल उठाते हैं और अननोन ट्रुथ की तरफ बढ़ते हैं तो उसे स्पिरिचुअल जर्नी कहा जाता है। रिलीजन सोसाइटी को स्टेबल रखने की कोशिश करता है, स्पिरिचुअलिटी उसको बाहर निकालती है। इसीलिए रिलीजन को स्पिरिचुअल लोग हमेशा खतरनाक लगते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल व्यक्ति सबसे पहले रिलीजन के नियमों को ही चुनौती देगा। बुद्धिज्म में कहा जाता है अगर तुम्हें रास्ते में बुद्धा मिल जाए तो उसे मार दो। मतलब अगर रास्ता तुम्हें रिजिड रूल्स और पुराने ढांचे में बांध दे तो उनसे खुद को मुक्त कर लो। इतिहास में बड़े बड़े रिलीजियस रेवोल्यूशन भी हमेशा स्पिरिचुअल लोगों ने शुरू किए हैं, ना कि एथिस्ट ने। जैसे मार्टिन लूथर, वह चर्च के खिलाफ एथिस्ट होकर नहीं खड़ा हुआ, वह खुद गहरा रिलीजियस था, लेकिन स्पिरिचुअल क्वेश्चन ने उसे चर्च के सौदों का सवाल करने पर मजबूर किया। उस समय चर्च लिटरल सौदा बेचता था। इंडल्जेंस मतलब पैसा दो और स्वर्ग की एंट्री लो। पाप किया तो पैसा देकर पाप मुक्ति खरीद लो। परिवार के लोग नर्क में हैं तो एक्स्ट्रा पैसा देकर उन्हें भी स्वर्ग भेज दो। चर्च के एजेंट गांव-गांव घूमकर मुक्ति बेचते थे, जैसे स्पिरिचुअल इंश्योरेंस का फेरी वाला। कहा जाता है एक प्रीचर ने लोगों से कहा, जैसे ही सिक्का इस डिब्बे में गिरेगा उसी वक्त आत्मा नर्क से निकलकर स्वर्ग पहुंच जाएगी। यह सुनकर मार्टिन लूथर भड़क उठा। उसने कहा यह स्पिरिचुअलिटी नहीं, ये बिजनेस है। और यहीं से शुरू हुई प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशन। जितना ज्यादा लूथर ने चर्च के इस डील के बारे में सोचा, उतना ही उसे शक होने लगा। उसने महसूस किया कि स्वर्ग का रास्ता तो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, और हो सकता है पोप के पास असल में वो पावर हो ही न कि वो लोगों के पाप माफ कर दे या स्वर्ग का गेट खोल दे। 31 अक्टूबर 1517 लूथर एक लंबा दस्तावेज, हथौड़ा और कुछ कीले लेकर विटनबर्ग के ऑल सेंट चर्च पहुंचा। उस दस्तावेज में 95 पॉइंट थे, जिनमें उसने इंडल्जेंस बेचने और चर्च की कई आदतों को गलत बताया था। उसने उस पेपर को चर्च के दरवाजे पर ठोक दिया। यही था वो पल जिससे शुरू हुआ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। एक तरह से लोगों को खुली चुनौती था। पोप की अथॉरिटी एब्सोल्यूट नहीं है। अगर तुम सच में मुक्ति चाहते हो तो नए रास्ते ढूंढो। इतिहास बताता है स्पिरिचुअल जर्नी का एंड बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि यह रास्ता बहुत अकेला होता है। यह समाज के कंफर्ट जोन से भी बाहर होता है। समाज को क्लियर आंसर चाहिए, सिस्टम को क्लियरिटी चाहिए, लेकिन स्पिरिचुअल इंसान सवाल पूछता है और सिस्टम सवाल पसंद नहीं करते।
जो लोग रिलीजन के रिजिड ढांचे के खिलाफ जाते हैं, अक्सर वही लोग अंत में खुद नया ढांचा बन जाते हैं। ड्यूअलिस्ट ऐसा ही करते गए। पहले उन्होंने मैटेरियल वर्ल्ड से मुक्ति की खोज की, फिर धीरे धीरे उनके फॉलोअर्स ने उनकी टीचिंग को एक धार्मिक व्यवस्था में बदल दिया। लूथर ने भी यही किया। वह चर्च के रिचुअल और पावर स्ट्रक्चर की आलोचना कर रहा था, पर धीरे धीरे उसने खुद ही नए नियम बनाए, नए इंस्टीट्यूशन बनाए और एक नया रिलीजन जैसा ढांचा खड़ा कर दिया। यहाँ तक कि बुद्धा और जीसस भी इससे बच नहीं पाए। उन्होंने अपने समय के रिचुअल और रिजिड सिस्टम को तोड़ा, सत्य की खोज की, चीजों को क्वेश्चन किया। लेकिन उनकी मौत के बाद उनके नाम पर जितने रिचुअल, नियम और पावर स्ट्रक्चर बने, इतिहास में शायद किसी और के नाम पर इतने नहीं बने। यही आयरनी है। सच्चे स्पिरिचुअल खोजी तो सिस्टम तोड़ते हैं, लेकिन बाद में दुनिया उन्हें ही नया सिस्टम बना देती है। अब जब हम समझ चुके हैं मजहब असली में होता क्या है, तो अब हम फिर से देख सकते हैं मजहब और विज्ञान का रिश्ता कैसा है। शुरुआत में दो एक्सट्रीम बातें सामने आती है। पहला नजरिया, विज्ञान वर्सेस धर्म दोनों दुश्मन हैं। कुछ लोग कहते हैं कि विज्ञान और धर्म हमेशा लड़ते रहते हैं। इतिहास ऐसे ही बना है कि विज्ञान ने धीरे धीरे अंधविश्वास को हटाया और दुनिया सेकुलर और तरक्शील होती गई। कुछ बातों में यह सही भी है। कई साइंटिफिक डिस्कवरी ने पुराने धार्मिक विश्वास तोड़े हैं, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता। जैसे इस्लाम की शुरुआत मोहम्मद साहब ने 7वीं सेंचुरी में की थी। इसका पूरा ऐतिहासिक और वैज्ञानिक सबूत मौजूद है। यानी हर रिलीजियस क्लेम गलत या इमेजिनरी नहीं होता। दूसरी बड़ी बात, विज्ञान को भी धर्म की जरूरत पड़ती है। विज्ञान सिर्फ यह बताता है कि दुनिया कैसे चलती है, लेकिन यह नहीं बताता कि हमें कैसे जीना चाहिए। विज्ञान बताएगा कि इंसान ऑक्सीजन के बिना मर जाएगा, लेकिन यह नहीं बताएगा क्या किसी अपराधी को गला दबाकर मारना सही है या गलत। यह जजमेंट विज्ञान नहीं दे सकता। यह वैल्यू जजमेंट है और यह काम धर्म ही करता है। इसीलिए हर बड़ी वैज्ञानिक परियोजनाओं के पीछे एक धार्मिक या नैतिक फैसला छिपा होता है। फॉर एग्जाम्पल, 3 गोर्जियस डैम इन चाइना। 1992 में चीन ने बड़ा बांध बनाने का फैसला किया। वैज्ञानिकों ने अपना अपना काम किया। भौतिक वैज्ञानिकों ने बताया इसमें कितनी फोर्स लगेगी, इकोनॉमिस्ट ने बताया कि इसमें कितना खर्च हो गया, और इंजीनियर्स ने बताया कि इतना सब कुछ होने के बाद इसमें से कितनी बिजली निकलेगी। लेकिन असली सवाल साइंटिफिक नहीं था। बांध से 200 स्क्वायर मील जमीन डूब गई, हजारों एंशिएंट प्लेस बर्बाद हो गए, 10 लाख से लोग ज्यादा बेघर हो गए, कई रेयर स्पीसीज ऑलमोस्ट खत्म कर दी गई। चीनी नदी में डॉल्फिन एक्सटिंक्ट हो गई। अब सवाल यह नहीं था कि डैम साइंटिफिकली बन सकता है या नहीं, सवाल था क्या इतना नुकसान करना सही है या नहीं। यह प्योर एथिक्स था। इसका जवाब कोई फॉर्मूला, फिजिक्स या मैथ नहीं दे सकती थी। इसीलिए चीनी को मजहब आइडियोलॉजी की जरूरत पड़ी। दूसरा एक्सट्रीम, विज्ञान और धर्म अलग अलग दुनिया है। कुछ लोग कहते हैं विज्ञान फैक्ट बताता है, धर्म वैल्यूज। दोनों कभी टकरा ही नहीं सकते। सुनने में ठीक लगता है, लेकिन सच इतना सिंपल नहीं है। क्योंकि धर्म वैल्यूज नहीं देता, धर्म भी फैक्ट के दावे करता है। जैसे ईश्वर है, आत्मा मरने के बाद दंड पाती है, बाइबल भगवान ने लिखी है, पोप कभी गलती नहीं करता। ये सब फैक्ट जैसे स्टेटमेंट है, और जब फैक्ट्स और फैक्ट्स टकराते हैं तो साइंस वर्सेस रिलीजन की लड़ाई वहीं से शुरू होती है। अधिकतर बहसें वैल्यूज की नहीं, इन्हीं फैक्चुअल दावों की वजह से होती है। गर्भपात पर लड़ाई आपको नैतिक लग सकती है, लेकिन असली झगड़ा नैतिक नहीं, फैक्चुअल है। ईसाई क्या कहते हैं, उदारवादी क्या कहते हैं, दोनों ही मानव जीवन पवित्र मानते हैं, दोनों ही हत्या गलत मानते हैं। फिर लड़ाई कहाँ है? लड़ाई बस एक सवाल की है, इंसान का जीवन शुरू कब होता है? क्या गर्भधारण के पहले सेकंड से, क्या जन्म के पास, या इन दोनों के बीच किसी बिंदु पर? यानी मुद्दा साइंस वाला है, पर डिबेट रिलीजन वाली हो जाती है। कुछ संस्कृतियां इसे और अलग तरह से देखती हैं। कालाहारी के कंग लोग इस एस्किमो समूह मानते हैं कि मनुष्य का जीवन तभी शुरू होता है जब बच्चे का नामकरण होता है। जन्म के बाद कुछ दिन परिवार रुकता है। अगर लगता है कि बच्चा पाला नहीं जा सकता, कोई कमी है उसमें, बीमारी या मुश्किलों की वजह से, तो उस बच्चे को मार देते हैं। नामकरण के पहले किया गया यह काम उनके लिए हत्या नहीं माना जाता।
यानी सब जगह लोग लाइफ सैक्रेड मानते हैं, पर लाइफ शुरू कब होती है इस पर पूरी दुनिया अलग अलग जवाब देती है। जब धर्म अपनी इमेज बनाता है तो वह अपने सुंदर वैल्यूज दिखाता है। जैसे कैथोलिक धर्म कहता है हम प्रेम का धर्म है, हम कंपैशन सिखाते हैं। यह सुनकर कौन विरोध करेगा, लेकिन असली बात बारीक अक्षरों के बीच में छुपी होती है। कैथोलिक धर्म कहता है पोप को फॉलो करो, पोप कभी गलती नहीं करेगा। अगर पोप कहे धर्म युद्ध करो तो करो, अगर वह कहे विधर्मियों को जला दो तो जला दो। यह सब केवल मूल्य से नहीं आता, यह मूल्य प्लस फैक्चुअल क्लेम्स का मिला जुला नतीजा है। हर मजहबी नैरेटिव में 3 हिस्से होते हैं। वैल्यूज, मानव जीवन पवित्र है। फैक्ट्स, जीवन गर्भधारण के उसी क्षण शुरू हो जाता है। और एक्शन रूल, इसीलिए गर्भधारण के 1 दिन बाद भी गर्भपात हमेशा गलत है। विज्ञान वैल्यूज को साबित नहीं कर सकता, विज्ञान फैक्ट्स को प्रूव और डिसअप्रूव कर सकता है। यानी भ्रूण की नसें कब बनती है, क्या फीटस दर्द महसूस करता है, ये सवाल बायोलॉजी सुलझाएगी, ना कि रिलीजन। अब एक ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं जिसका धर्म के विज्ञापनों में नाम बहुत कम आता है, लेकिन अपने समय में इसका पॉलिटिकल असर बहुत बड़ा था। मध्य युग यूरोप में पोप बहुत ताकतवर थे। जब भी कोई विवाद उठता, पोप कहते इसका फैसला करने का अधिकार सिर्फ मेरे पास है। इस पावर को जस्टिफाई करने के लिए वो एक फेमस डॉक्यूमेंट दिखाते थे, डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन। इसमें लिखा था कि 30 मार्च 315 को रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने पोप सिल्वेस्टर फर्स्ट को रोमन साम्राज्य का पूरा पश्चिमी हिस्सा दिया था। पोप कहते हैं देखो यह दस्तावेज है, यह सम्राट का आदेश है, इसका मतलब पूरा वेस्ट रोमन एम्पायर पोप का ही है। लोग मान जाते थे क्योंकि पुराना डॉक्यूमेंट उन्हें ज्यादा सेक्रेड लगता था और राजा उन्हें भगवान का प्रतिनिधि। कॉन्स्टेंटाइन ईसाइयों का एक महान रक्षक था, तो अगर एक सिटी काउंसिल कुछ कहती और दस्तावेज कुछ और कहता तो लोग दस्तावेज पर भरोसा करते। इसीलिए डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन मध्ययुग राजनीति का एक बड़ा आधार बन गया। हर संघर्ष में पोप इसी कागज को लहराते और लोग शांत हो जाते। जब हम कॉन्स्टेंटाइन के डोनेशन को ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है ये कहानी 3 हिस्सों में बटी है। पहला हिस्सा मोरल क्लेम, लोगों को पुराने शाही फरमानों की इज्जत करनी चाहिए, पुरानी अथॉरिटी ज्यादा पवित्र है, ऐसा ही कहा गया। सेकंड था फैक्चुअल क्लेम, वो था 30 मार्च 315 को सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने पोप को यूरोप का बड़ा हिस्सा दे दिया था। और थर्ड था इंस्ट्रक्शन, इसमें 1315 में यूरोप के लोगों को पोप की बात माननी चाहिए। लेकिन असली सवाल यह है, क्या पुराने शाही फरमान सच में आज के लोगों से ज्यादा महत्व रखते हैं? आज के ज्यादातर यूरोपीय ऐसा नहीं मानते। उन्हें लगता है कि पिछली सदी के किसी राजा का आदेश आज के नागरिकों की सोच से ऊपर नहीं हो सकता। और विज्ञान इस नैतिक बहस में दखल नहीं दे सकता। कोई प्रयोग यह साबित नहीं कर सकता कि पुराना आदेश आज की इच्छा हो सकता है। लेकिन ध्यान दे, कहानी में सिर्फ नैतिकता नहीं, कहानी में बहुत बड़ा फैक्चुअल दावा छिपा था। और फैक्चुअल क्लेम्स को विज्ञान पकड़ लेता है, खासकर जब दावा इतिहास से जुड़ा हो। यहाँ राइटर लॉरेंज वेलो की एक धांसू खोज के बारे में बताता है। 1441 में एक व्यक्ति आया, लोरेंजो वेलाल। वह एक कैथोलिक प्रीस्ट था, साथ ही लैटिन भाषा का मास्टर। उसने कॉन्स्टेंटाइन का दान वाला दस्तावेज पढ़ा और उसने कहा यह दस्तावेज असली नहीं, ये जालसाजी है। उसने ये कैसे साबित किया? पहला, भाषा का एनालिसिस। दस्तावेज में ऐसे लैटिन शब्द थे जो 4वीं सदी में होते ही नहीं थे, मतलब यह कागज कई सदियों बाद लिखा गया। दूसरा था उसका स्टाइल और ग्रामर। पूरी शैली मेडिवल लैटिन जैसी थी, कॉन्स्टेंटाइन के टाइम की लैटिन बिल्कुल अलग थी। थर्ड था तारीख की सबसे बड़ी गलती, दस्तावेज पर लिखा था 30 मार्च 315, लेकिन सच क्या है? कॉन्स्टेंटाइन 315 में 4थी बार काउंसिल था, गैलिकस 317 में पहली बार काउंसिल बना। दोनों एक साथ कभी भी काउंसिल नहीं थे, मतलब यह तारीख 100% फेक थी। ये वैसा ही है जैसे अमेरिका की इंडिपेंडेंस डे वाली तारीख 34 जुलाई 1776 लिख दी जाए। आज सारे हिस्टोरियन मानते हैं कि डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन 8वीं सदी की नकली रचना थी, पोप के दरबार में बनाई गई थी। किसी ने ये नहीं कहा कि पुराने फरमानों की इज्जत गलत है, उसने सिर्फ इतना साबित किया कि यह फरमान असली नहीं है और यही उसके पॉलिटिकल असर को खत्म करने के लिए काफी था। अब आते हैं एक आधुनिक एग्जाम्पल पर, युगांडा 2013।
2013 में युगांडा में एक कानून बना, एंटी होमोसेक्सुअलिटी एक्ट। इस कानून में समलैंगिक संबंधों को कठोर अपराध माना गया, कुछ मामलों में आजीवन जेल तक। इस कानून को सपोर्ट किया अमेरिकन इवेंगेलिकल क्रिश्चियंस ने। वे कहते थे ईश्वर ने समलैंगिकता मना की है। प्रमाण के तौर पर वे बाइबल्स की लाइन दिखाते थे। इस रिलीजियस स्टोरी को फिर से 3 हिस्सों में बांटो। पहला, मोरल क्लेम, मनुष्य को ईश्वर की आज्ञा मानना चाहिए। सेकंड, फैक्चुअल, 3000 साल पहले ईश्वर ने कहा था समलैंगिकता गलत है। थर्ड, फिर इंस्ट्रक्शन, इसलिए आज भी लोगों को समलैंगिक व्यवहार से बचना चाहिए। अब सवाल है, यह कहानी सही है या नहीं? विज्ञान यह नहीं बता सकता ईश्वर का आदेश मानना चाहिए या नहीं। यह नैतिक सवाल है। आप कह सकते हैं ह्यूमन राइट ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ईश्वर कोई अन्यायपूर्ण आदेश दे तो नहीं मानना चाहिए, लेकिन यह निर्णय वैज्ञानिक प्रयोग से नहीं निकलेगा। यह मूल्यों का मामला है। अब यहाँ से असली सवाल शुरू होता है। ईसाई कहते हैं 3000 साल पहले ईश्वर ने इंसानों को मर्द से मर्द वाले संबंध से दूर रहने का आदेश दिया था। लेकिन विज्ञान पूछता है, ये बात हमें कैसे पता चली? पहला स्टेप, जब हम सारे सोर्सेज देखते हैं तो पता चलता है दावा लाखों बार किताबों और इंटरनेट पर दोहराया गया है, लेकिन इसका एक्चुअल सोर्स सिर्फ एक है, बाइबल। अगर सब कुछ एक ही किताब पर टिका है तो वैज्ञानिक स्वाभाविक रूप से पूछेंगे, ये किताब किसने लिखी, कब लिखी और क्या हम पक्का मान सकते हैं इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ? धर्मपरायण लोग दावा करते हैं कि लेविटिकस की पोथी सीधे ईश्वर ने मूसा यानी लेविटिकस की पोथी सीधे ईश्वर ने मूसा को माउंट सिनाई पर बोलकर लिखवाई थी और उसके बाद एक शब्द नहीं बदला। लेकिन वैज्ञानिक फिर वही सवाल पूछते हैं, हम कैसे मान ले? क्योंकि पोप भी यही कहते थे कि कॉन्स्टेंटाइन वाला फरमान असली है, जो बाद में पूरी तरह फर्जी निकला। 1 सदी से भी ज्यादा समय से वैज्ञानिक इस विषय पर रिसर्च कर रहे हैं कि वैज्ञानिक बाइबल की उत्पत्ति कैसे हुई। अगर चाहें तो आप इस पर बहुत सारी किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में बात ये है, बाइबल कई अलग अलग लोगों द्वारा कई सदियों में लिखी गई। जिन घटनाओं का उसमें जिक्र है अक्सर वे उसके लिखे जाने से सैकड़ों साल पहले की थी, और ये सारे लेख बाद में जाकर एक किताब में इकट्ठा कर दिए गए। या राइटर कुछ एग्जाम्पल देता है, जैसे राजा डेविड लगभग 1000 बीसी के आसपास हुए थे, लेकिन ड्यूटेरोनोमी की किताब राजा जोशी लगभग 620 के दरबार में लिखी गई। लेविटिकस की किताब तो उससे भी बाद में लगभग 500 बीसी के आसपास लिखी गई। मतलब मूसा जो उससे बहुत पहले हुए सीधे एक किताब कभी लिख ही नहीं सकते थे। क्या यहूदी धर्म हमेशा ग्रंथ आधारित धर्म था? नहीं। पुराने यहूदी धर्म में ना साइनागोग था, ना यीशुआ, ना रब्बाई और कोई बाइबल भी नहीं थी। वो एक देवालय केंद्रित धर्म था जहां पुरोहित सिर्फ पशु बलि दिया करते थे ताकि आकाश देवता मौसम और युद्ध में उनकी हेल्प करे। मीडिया वाला इंटेलेक्चुअल सिस्टम नहीं था, लिखने पढ़ने का समय भी नहीं था। बाद में पर्शियन और ग्रीक इन्फ्लुएंस से एक नया वर्ग उभरा, रबी और स्कॉलर। इन्होंने पुराने लेख इकट्ठा किए, नई कहानियां लिखी और उसे बाइबल नाम दे दिया। इसकी पावर दिमाग पर आधारित थी, पुरोहितों जैसे जन्म पर नहीं। 70 सीई में रोमन ने जेरूसलम का मंदिर तोड़ दिया। मंदिर नष्ट मतलब पुरोहितों की पावर भी खत्म हो गई। इसके बाद रब्बाई वाला धर्म आगे बढ़ा और आज तक वही यहूदी धर्म माना जाता है। लेविटिकस वाले समलैंगिक विरोधी नियम कुछ ही पुरोहितों और अध्येताओं के पर्सनल बायस का रिजल्ट थे। ये नियम ईश्वर के यूनिवर्सल आदेश नहीं थे, बस कुछ युग के लोगों की सोच। इसमें विज्ञान कहाँ एंट्री लेता है? विज्ञान यह नहीं बता सकता कि ईश्वर की बात माननी चाहिए या नहीं, वह नैतिक फैसला है। लेकिन विज्ञान ये बता सकता है कि बाइबल किसने लिखी और कब लिखी। अगर युगांडा के लीडर सोचते हैं कि 2 आदमी एक दूसरे को पसंद कर लें और इससे ब्रह्मांड बनाने वाला भगवान डर जाए, तो विज्ञान कम से कम इतना जरूर कह सकता है, भाई ये सोच वास्तविकता से मेल नहीं खाती। धर्म में एक बड़ी समस्या ये है कि नैतिक बातें और फैक्चुअल बातें अक्सर इतनी मिलजुल जाती है कि समझना मुश्किल हो जाता है। जहां फैक्ट मोरल बन जाते हैं, उदाहरण ईश्वर ने बाइबल लिखी, ये एक तथ्य वाला दावा है, लेकिन धर्म इसे ऐसे घुमा देता है, तुम्हें इस पर विश्वास करना चाहिए कि बाइबल ईश्वर ने लिखी है। यह बात अचानक एक नैतिक आदेश बन जाती है। अगर कोई सवाल पूछ ले तो वो उसे पापी कहलाता है। कई नैतिक दावे भी अपने पीछे बड़े फैक्ट छुपाते हैं, जैसे मानव जीवन पवित्र है, ये नैतिक बात है, लेकिन इसके पीछे अक्सर यह छुपा होता है कि हर इंसान में एक अमर आत्मा रहती है।
और यह एक फैक्चुअल दावा है जिससे विज्ञान जांच कर सकता है। उसी तरह जब अमेरिकी राष्ट्रवादी कहते थे यूएसए पवित्र है, तो इससे पीछे छिपा मैसेज होता था यूएसए ने विज्ञान, नैतिकता और इकोनॉमी में इतिहास बदल दिया है। यह फिर से फैक्ट चेक किया जा सकता है। सैम हैरिस का तर्क है, अंत में सब इंसानों का लक्ष्य एक ही है, दुख कम करना और सुख बढ़ाना। मतलब मोरल बातें भी फैक्ट पर टिकी रह सकती हैं। कौन सा तरीका सुख को बढ़ाता है? कट्टरपंथी कहते हैं जन्नत मिलेगी मतलब सुख, उदारवादी कहते हैं फ्रीडम मिलेगी मतलब अधिक सुख, राष्ट्रवादी कहते हैं हमारा देश टॉप पर और इससे सभी का सुख। तो हैरिस के किताब से मसला मोरल नहीं, फैक्चुअल डिसएग्रीमेंट है। लेकिन असली दुनिया में ये फार्मूला काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारे पास सुख या दुख को मापने का कोई तरीका नहीं है। चाइना के 3 जजेस बांध का केस देखिए। 1 अरब लोगों को सस्ती बिजली मिले, कितना सुख पैदा हुआ। एक पूरी डॉल्फिन स्पीशीज खत्म हो गई, कितना दुख पैदा हुआ। कोई गणित नहीं, ना कोई यूनिवर्सल माप। और फिर बड़ा सवाल, क्या आइसक्रीम खाकर मिलने वाला सुख कभी सच्चे प्यार की खुशी के बराबर हो सकता है? जवाब ओबियस है, नहीं। विज्ञान नैतिकता का पूरा समाधान नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास अंतिम लक्ष्य तय करने का तरीका नहीं है। लेकिन विज्ञान यह जरूर बता सकता है कि कौन कौन सी मान्यताओं के पीछे कौन से फैक्ट छुपे हैं और कौन से फैक्ट गलत हैं और कौन से मिथक सिर्फ पुराने जमानों की धारणाएं हैं। लेकिन अंत में समाज को चलाने के लिए धर्म, विचारधारा या कोई साझा कहानी चाहिए ही चाहिए। यहाँ तक कि विश्वविद्यालय, प्रयोगशालाएं, विज्ञान खुद सब किसी न किसी विश्वास व्यवस्था पर ही टिके रहते हैं। वैज्ञानिक क्रांति खुद इतिहास के सबसे कट्टर और धार्मिक समाजों में शुरू हुई। मतलब विज्ञान और धर्म की लड़ाई उतनी सीधी नहीं है जितनी लगती है। वे दोनों एक दूसरे को दबाते, रोकते और साथ ही आगे भी बढ़ाते हैं।